हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 16 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको कवर करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट गाइस, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। एंड गाइस, जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। आप देख सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के कुछ टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये पेपर 3 के कुछ टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर न्यूज को कवर किया जाता है। इंग्लिश, हिंदी दोनों में न्यूज कवर की जाती है। एंड चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। चेक कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। सेम नाम से टेलीग्राम का भी चैनल है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर सर्च करके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। अब चलिए समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। तो पेपर 1 से रिलेटेड जो पहली न्यूज सामने आ रही है वो है हिंदी दिवस के बारे में। हिंदी दिवस, तो याद रखना है आप लोगों को कि हर साल सितंबर 14 को हिंदी दिवस या फिर नेशनल हिंदी दिवस या हिंदी डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह होता है कि हिंदी लैंग्वेज के सेलिब्रेशन का, कि उसके जो कल्चरल हेरिटेज है, उसकी वैल्यूज है, ये जो हमारी कंट्री के लोगों के बीच में बनी रहे, बरकरार रहे। और ना ही सिर्फ हमारी कंट्री के लोगों के बीच में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी इंडियंस हम लोग को देखने को मिलते हैं तो वो भी हमारी हिंदी लैंग्वेज को जो है वो बरकरार रखें, इसके ट्रेडिशन को, इसके कल्चरल को राइट बरकरार रखें। तो हिंदी लैंग्वेज को बेसिकली प्रमोट करने के ऑब्जेक्टिव से ये नेशनल हिंदी दिवस हम लोग को देखने को मिलता है, जिसको हम लोग हिंदी डे बोलते हैं। तो याद रखिएगा 14 सितंबर, राइट। आगे की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, इस दिन राजभाषा अवार्ड भी दिया जाता है। ये हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट इसी दिवस पर, इसी दिन जो है वो उन लोगों को ये अवार्ड देते हैं जिन लोगों ने लैंग्वेजेस के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया, यानी कि हिंदी लैंग्वेज के लिए जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करके ये अवार्ड जो है वो उनको दिया जाता है, राजभाषा अवार्ड, ठीक है। और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इंडिया की, उन्होंने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया था 14 सितंबर 1949 को, और ये आर्टिकल 343 में हम लोग को देखने को मिलती है। और इसीलिए, इसी कारण के चलते 14 सितंबर को जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है, नेशनल हिंदी दिवस, राइट। तो ये वाली चीज क्लियर है यहां तक। तो ये इतनी चीज बस आप लोग को याद रखनी है इस टॉपिक से रिलेटेड। अब यहां पर बात हो रही है हुरिकेन नाना के बारे में। तो पिछले कुछ दिनों के अंदर हम लोगों ने काफी बार जो है वो इन साइक्लोन्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि कल ही हम लोगों ने टाइफून हाइशिन के बारे में डिस्कस किया था। उससे पहले हम लोगों ने अगस्त में 29 अगस्त को हमने हुरिकेन लॉरा के बारे में डिस्कस किया था, और आज आ रहा है हुरिकेन नाना। तो देखिए, ये साइक्लोन्स कैसे बनते हैं ये आप लोग के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको लेकर ऑलरेडी मैं वीडियो बना ही चुका हूं, और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है, आप इन दोनों में से किसी भी वीडियो को देख लीजिए, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि कहां पर आपको मेरा वीडियो मिलेगा जहां पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये साइक्लोन्स ओरिजिनेट कैसे होते हैं, कैसे ये तूफान ओरिजिनेट होते हैं, इनके ओरिजिनेशन जो है उसके पीछे का क्या कारण है। तो पूरी प्रोसेस मैंने क्रिस्टल क्लियर करके आपको समझाई हुई है, वो जरूर देख लेना। मैं बार बार स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और स्पेशली आप लोग को याद रखना है कि ये हुरिकेन लॉरा की लोकेशन कहां पर है, कहां पर ये हुरिकेन लॉरा देखने को मिला था। टाइफून हाइशिन, जिसके बारे में कल ही हम लोगों ने पढ़ा है, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, टाइफून हाइशिन किस कंट्री में अभी रिसेंटली देखने को मिला है? नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताइए। और अभी जो हुरिकेन नाना सामने आ रहा है, ये अटलांटिक हुरिकेन नाना हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि बेलीजी नाम की एक कंट्री है। आप देख सकते हैं ये बेलीजी, ये कंट्री, ये मैक्सिको आपको दिखाई दे रहा है, इसी के नीचे साउथ में आप देखेंगे तो बेलीजी, गल्फ ऑफ मैक्सिको के नीचे साइड आपको ये बेलीजी नाम की कंट्री दिखाई दे रही है, राइट। और ये कंट्री जो है वो कहां पर है? सेंट्रल अमेरिका पे हम लोग को ये कंट्री देखने को मिल रही है, जहां पर ये तूफान आया है, राइट। देख सकते हैं अभी ये नाना, यहां पर इसने हिट किया है, इस जगह पर, इसी एरिया पर, इसी रीजन पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, ये नाना। और हुरिकेन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, लॉइसियाना नाम की एक कंट्री है, वहां पर इसने हिट किया था, राइट। तो इन दोनों को, टॉपिक को अच्छे से देख लो आप जाके। और कैसे देखना है, तो यूट्यूब के सर्च कॉलम पे सिर्फ आपको ये डेट डालनी है 29 अगस्त 2020, उसके आगे मेरा नाम लिख देना कमलाक्ष झा, और जो भी सबसे पहला वीडियो आएगा वो यही वाला आएगा। या फिर आप सेम प्रोसेस जो है वो 15 सितंबर के लिए कर सकते हैं, जो कि कल पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। और इस वीडियो के 5 मिनट 10 सेकंड पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, और 15 सितंबर के 1 मिनट 30 सेकंड पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप कर लेना। और जिन भी स्टूडेंट्स के पास इसकी पीडीएफ आती है, आपको तो सिंपली बस इस पे क्लिक करना है,
आपके लिए ऑटोमेटिकली जैसे आप क्लिक करोगे वीडियो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इस पे क्लिक करना है, टाइमिंग पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो इसमें लिंक अटैच करके देता हूं मैं आप लोगों को जो पीडीएफ लेते हैं इसकी। चलो एनीवेज, पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां पर बात हो रही है जुडिशरी एंड हाउसिंग राइट्स ऑफ अर्बन पुअर के बारे में, न्यायपालिका और शहरी गरीबों के आवास अधिकार के बारे में यहां पर बात हो रही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो टॉपिक्स होते हैं इसमें आपको हर एक चीज जो है वो क्लियर होनी चाहिए, जिसको आप मेंस में उपयोग कर सकते हैं काफी अच्छी तरीके से। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसके चलते 48,000 लोगों की लाइफ जो है डेंजर में है, उनका लाइवलीहुड थोड़ा सा डेंजर में, यानी कि उनके आवाज जो है, यानी कि जहां पर उनका वो रहते हैं, हाउसिंग जो है वो उनसे छीनी जा रही है। तो ये वाली एक चीज जो है वो सामने आई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2020 को एक ऑर्डर दिया था, जिसके तहत दिल्ली के पास में जो रेलवे ट्रैक्स के आसपास, यानी कि दिल्ली में जो रेलवे ट्रैक्स के आसपास जो झुग्गी बस्तियां हैं, जो स्लम ड्वेलिंग हम लोग को देखने को मिलती हैं, उसको रिमूव करने को लेकर ये ऑर्डर है। और ये 48,000 स्लम ड्वेलिंग बताई जा रही है, 48,000 झुग्गी बस्ती बताई जा रही है, और 3 महीने में इनको हटाने के आदेश दिए गए हैं। और हियरिंग एक रिपोर्ट के आधार पर हुई थी, एक रिपोर्ट फाइल की गई थी एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी के द्वारा, जिस रिपोर्ट में कहा गया था कि रेलवे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। यानी कि वहां पर रेलवे के अंदर हम लोग को गार्बेज वगैरह देखने को मिल रहा है, और इस प्रकार के कचरा कूड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है, और इस वेस्ट को जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो इसको लेकर ये रिपोर्ट फाइल हुई थी, बट रिपोर्ट के रिजल्ट पर ये चीज सामने आई कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास कर दिया कि झुग्गी बस्तियों को यहां से हटाया जाएगा। इसी चीज को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो और दूसरे क्या डायरेक्शंस हम लोग को देखने को मिले थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के, तो देखो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज डिक्लेयर करी है कि किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ना ही पॉलिटिकल, ना ही किसी प्रकार का, इनके रिमूवल के अगेंस्ट, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आगे खड़ी नहीं होगी, या कोई भी यहां पर इंटरवेंशन नहीं करेगा, इंटरफेरेंस नहीं करेगा किसी भी तरीके का, कि इनको जो है वो ना हटाया जाए। तो ये वाली चीज तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ही पेश करके ये वाली चीज बंद कर दी कि कोई भी जो है वो इंटरफेयर नहीं करने वाला है। ये मामला जो होगा वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कर दिया और इस पर सुनवाई नहीं होगी। तो ये चीज बोल दी। अब इसी को लेकर थोड़ा सा बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि यार ये तो गलत बात हो गई। दूसरी गलत बात ये कर दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि इन्होंने कहा कि कोई भी कोर्ट हमारी कंट्री की, ना हाई कोर्ट ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस रिमूवल के अगेंस्ट या फिर इस इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट, यानी कि इन अतिक्रमणों को हटाने के खिलाफ जो है वो किसी भी प्रकार की प्रक्रिया, किसी भी प्रकार की प्रोसेस जो है वो नहीं करेगी। अगर करेगी तो वो इनइफेक्टिव कहलाई जाएगी, यानी कि मान्य नहीं होगी। तो ये वाली चीज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करी है, तो उसको लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म सामने आ रहा है। और इवन कोर्ट ने ये भी डायरेक्शंस दिए दिल्ली रेलवेज को और लोकल अथॉरिटीज को दिल्ली के अंदर कि वो प्लास्टिक वेस्ट और गार्बेजेस वगैरह जो है, कचरा कूड़ा वगैरह जो है, उनको 3 महीने के अंदर रिमूव करें, राइट। तो यही सब क्रिटिसिज्म सामने नजर आ रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो इग्नोर किया है वो बेसिकली स्पेसिफिक इशू जो पोल्यूशन से रिलेटेड जो रेज हुआ था पीआईएल के थ्रू, उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया। पीआईएल में लिखा हुआ था कि रेलवे जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, रेलवे को तो बोला वेस्ट वगैरह रिमूव करने के लिए, बट साथ ही साथ काफी सारे लोगों को अपने घर से हटवा दिया, यानी कि आदेश दे दिए कि उनको यहां से हटाया जाए। तो ये वाली चीज थोड़ी सी गलत हो गई है, सामने नजर आई है। और ऑर्डर जो पास हुआ है, ये काफी लंबे समय से ये चल रहा था केस, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये पॉल्यूशन इन दिल्ली से रिलेटेड ये केस हम लोग को देखने को मिला था। और ये EPCA जिसके बारे में भी हमने बात करी, एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, इनके द्वारा जो है ये केस लाया गया था और इसकी रिपोर्ट जो है उन्होंने फाइल करी थी। बट इस केस के अंदर जो इंपॉर्टेंट जो इशू जो था, जो स्पेसिफिक इशू था, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। बट जो हुआ ये इसके रिजल्ट के तौर पर कि इनका जो इनफॉर्मल सेटलमेंट है वो हटाया जाए, जो कि इसमें मेंशन था ही नहीं, जो मेन कंसर्न था ही नहीं, यानी कि इंक्रोचमेंट का मेन कंसर्न था ही नहीं। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंक्रोचमेंट को लेते हुए, यानी कि अतिक्रमण को सामने रखते हुए, इनको जो है वो यहां से हटवा दिया। तो ये चीज जो है वो थोड़ी सी गलत भी हुई है एग्जैक्टली, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। और यहां पर यही कहा जा रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को इग्नोर किया है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी की है। तो ये चीज यहां पर सामने आ रही है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक कनेक्शन क्रिएट कर दिया कि यहां पर जो गार्बेज, जो कचरा हो रहा है, वो स्लम के, झुग्गियों के प्रेजेंस के कारण हो रहा है, झुग्गियों के कारण हो रहा है। तो जो कि कोई किसी हद तक जस्टिसेबल नहीं है, किसी हद तक सही नहीं है ना। तो ये चीज यहां पर सामने आ रही है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट किया और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को वायलेट किया।
और डिसाइड कर लिया कि झुग्गी झोपड़ी को यहां से हटाया जाएगा बिना झुग्गी निवासियों की सुनवाई किए, यानी कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उनकी कोई हियरिंग नहीं हुई, वन साइडेड जो डिसीजन जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। तो ये तो जो है वो गलत बात है, और जो कोर्ट ने जो इग्नोर किया है, ये पुराने जुडिशियल केसेस के जजमेंट को भी इग्नोर किया है। जो पहले के समय पे जो केसेस हुए थे जिसमें कुछ ऑर्डर सामने आए थे उसको भी इग्नोर किया, तो उसको भी हम देखते हैं थोड़ा। ओल्गा टेलिस एंड अदर्स वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड अदर्स 1985। हालांकि गाइस यू डोंट नीड टू रिमेंबर द केस, इन केस का नाम आपको याद नहीं रखना है, बट आपको पता होना चाहिए एक फलाना पहले ऐसे केस हुआ था जिसमें ये फलाना ऑर्डर हुआ था, जिसको आप मेंस में उपयोग कर पाए। ऐसे इस तरीके से डिटेल में याद मत रखना, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है याद रखने वाली वो मैं आपको अलग से बताऊंगा कि ये फैक्चुअल डेटा ये आपको याद रखना है, बट ये सब केस वगैरह के नाम याद मत रखना। उसकी वजह क्या है मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूं, रेगुलर व्यूअर्स को अगेन एक बार बता देता हूं। वजह यह है कि अगर आप अपने आंसर में ऐसे कुछ केसेस के नाम लिख रहे हो, बाय चांस गलती से आपने ईयर को इधर उधर कर दिया, या फिर बाय चांस पार्टीज के नाम को इधर उधर कर दिया, यानी कि हल्का सा भी चेंज हो गया पार्टी के नाम वगैरह में, और बाय चांस जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उनने अगर गूगल कर लिया, राइट, तो ये मान के चलना कि आपने मानक जितने भी फैक्चुअल आंसर करेक्ट लिखे होंगे उसके साथ आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक बार जो परसेप्शन डेवलप हो जाएगा सामने एग्जामिनर का जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, तो वो आपके रेस्ट ऑफ द आंसर के लिए वही सेम रहेगा। तो इसलिए उनके साथ स्मार्टली मत खेलो। जो चीज इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिर्फ चाहिए आपके कंसेप्ट्स और क्लियरिटी कि किस सब्जेक्ट को आप कितना क्लियर तरीके से समझ रहे हो। एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर रट्टू तोता नहीं होते ना, उनको फैक्चुअल डेटा इतना रटा रहता है, वो सिर्फ काम की चीजें रटते हैं, याद रखते हैं, और जो उनके कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो वैसे ही आप लोग को काम करना है कि आपको कंसेप्ट क्लियरिटी करनी है, रटना नहीं है, क्योंकि कल को जब आप पब्लिक से डील करोगे तो उनको रट के थोड़ा पूरी चीजें बताओगे। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं फंडामेंटल राइट्स आपके फिंगर टिप्स में रटे होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ऐसे ही मैं जो भी फैक्चुअल डेटा होगा आपको याद रखने वाला वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उसकी चिंता ना करिएगा। बाकी ये याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सुनो कि क्या था ये पुराने केसेस में और उसको थोड़ा सा रिमेंबर रखो। एक्चुअली में जजमेंट को आपको थोड़ा याद रखना है। तो 5 जजेस की ये बेंच हम लोग को देखने को मिली थी। इन्होंने ये कहा था कि राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू लाइवलीहुड है, तो याद रखना राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू लाइवलीहुड, इसका क्या मतलब है, जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार है, राइट टू लाइवलीहुड है। और कोई किसी भी व्यक्ति को एक अपनी जगह से बिना उसको प्रॉपर नोटिस दिए, ना बिना उसकी सुनवाई किए उसको हटाया नहीं जाएगा। तो यहां पर किसकी बात हुई, हियरिंग की। और अभी हमने पास्ट केस में क्या देखा था कि यहां पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को इग्नोर किया गया, उसकी सुनवाई नहीं हुई, विदाउट हियरिंग केस जो है वो सामने आ गया। तो यहां पर ये वॉल्यूशन कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास्ट ऑर्डर का, पुराने ऑर्डर का, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट जो केस है वो चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1995 का है। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था कि राइट टू शेल्टर, जो राइट टू शेल्टर जो होता है, आश्रय का जो अधिकार होता है, राइट टू शेल्टर, वो भी राइट टू लाइफ का ही एक कंपोनेंट है, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर आता है। और साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये वाली चीज है। तो इन्होंने क्या बोला, राइट टू लाइफ, राइट टू शेल्टर है, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइवलीहुड, दो चीज अपन को राइट टू लाइफ से रिलेटेड देखने को मिली। कभी कभी प्रीलिम्स में ये वाली चीज आ जाती है कि राइट टू लाइफ किस किस चीजों से रिलेटेड है, तो याद रखना राइट टू शेल्टर और राइट टू लाइवलीहुड, ठीक है। इसके अलावा अजय माखन वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2019 का ये केस था। ये केस के अंदर मेन कंसर्न जो ये था कि दिल्ली के अंदर रेलवे स्टेशन की जो जमीन हम लोग को देखने को मिली थी, रेलवेज की जो जमीन देखने को मिली थी जहां पर शाकुर बस्ती थी, तो उसको हटाने पर ये पूरा केस था, यानी कि शाकुर बस्ती को जो है वो हटाया जाए। हालांकि बस्ती का नाम याद नहीं रखना है, ये भी सेम वैसे ही केस था जो कि अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है एट प्रेजेंट। तो इस पे एक सामने एक नया आइडिया पर बातचीत हुई कि राइट टू सिटी, राइट टू द सिटी, इसको जो है वो लागू किया गया और हाउसिंग राइट्स जो है वो स्लम ड्वेलर्स को देने की बात करी। यानी कि सही ठहरा है कि हाँ, राइट टू सिटी जो है वो सही है, और जिन भी लोगों को अगर हटाया जा रहा है उनको कहीं और निवास दिया जाए, रिहैबिलिटेशन उनका किया जाए, कहीं और उनको निवास दिया जाए, राइट। तो ये वाली चीज इस केस में सामने आई। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट की पॉलिसीज को भी जो है वो इग्नोर कर दिया। ये स्टेट की पॉलिसीज आई थी सुदामा सिंह एंड अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड अदर्स, यानी कि और भी लोगों के इसमें शामिल थे। तो 2010 का ये केस था, इसमें हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली थी, उन्होंने सही ठहराया था कि एक व्यक्ति जो है उसको हटाने से पहले एक सर्वे करना चाहिए, यानी कि किसी भी जगह को हटाया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, तो वहां पर एक सर्वे होना चाहिए। और जिन लोगों को हटाया जा रहा है उन लोगों को रिलोकेट करना है, और उसके पहले से प्लान जो होने चाहिए वो रेडी होने चाहिए, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। तो वही चीज बताई गई रिहैबिलिटेशन की, यहां पर भी देखने को मिली। और यही जो केस है, इसके बाद एक
पॉलिसी बन के आई दिल्ली के अंदर, दिल्ली स्लम्स एंड जे यानी कि झुग्गी झोपड़ी रिहैबिलिटेशन एंड रीलोकेशन पॉलिसी 2015 की। उनको रिहैबिलिटेट किया जाएगा यानी कि उनको एक दूसरे स्थान में शिफ्ट किया जाएगा और रीलोकेट किया जाएगा, यानी कि उनको एक आपको निश्चित यानी कि गारंटीड एक उनको दूसरी प्लेस देनी है जहां पर वो रह सके, राइट। तो ये वाली चीज है, और इस चीज को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रेफर नहीं किया, इस चीज को भी इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया, राइट। तो ये, और आज की डेट में पेंडेमिक के पीरियड पे इस समय की अगर हम लोग बात करें महामारी की, तो इस समय पे इन लोगों के लिए, गरीबों के लिए और भी बुरी प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत बुरी प्रॉब्लम, क्योंकि लाखों लोग जो है वो होमलेस हो जाएंगे और हेल्थ और इकोनॉमिक इमरजेंसी के पीरियड में इस समय पर, जो कि नहीं होना चाहिए था बिल्कुल भी। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफी गलत जो है वो आदेश जो है वो दिए हैं, इसके कारण काफी सारे रेसिडेंट्स अफेक्ट हो जाएंगे। अब इनको आगे क्या करना चाहिए, तो इनको जो है वो पॉलिटिकल और लीगल स्ट्रेटजीज को कंबाइन करके काम करना चाहिए, जिससे कि उनका घर जो है वो बच जाए, हाउसिंग राइट जो है वो उनके प्रोटेक्ट रहे और उनको जो है वो यहां से निकाला ना जाए, और अगर निकाला जा रहा है तो कहीं और उनके लिए व्यवस्था जो है वो की जाए, राइट। तो इसके लिए उनको पॉलिटिकल और जो लीगल स्ट्रेटजी जो है वो अपनानी पड़ेगी, वेरियस एक्टिविस्ट को अब सामने आना पड़ेगा। एंड मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस इस केस के ऊपर इसलिए दे रहा हूं कि आप इसकी पूरी चीजें अच्छे से डिटेल में अपने दिमाग में याद रखो। द रीजन बीइंग इज कि इस टॉपिक से रिलेटेड मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। क्वेश्चन इससे रिलेटेड डायरेक्ट नहीं आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लगातार हम लोग को देखने को इस प्रकार के मिल रहे हैं कि उनके खिलाफ क्रिटिसिज्म ज्यादा उभरता हुआ नजर आ रहा है, तो इस पर आप कमेंट करें। तो यही मेरा आपसे आज का क्वेश्चन है कि आप एटलीस्ट 50 वर्ड्स में या 100 वर्ड्स में लिखकर बताइए। अगर सही मायने में लिखना चाहिए तो आपको 150 से 200 वर्ड में लिखना चाहिए। तो आप इसके ऊपर जो है वो टिप्पणी करें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स आ रहे हैं वो जजमेंट के खिलाफ काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म उभरता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पर आप क्या बोलेंगे। तो देखिए, अभी कुछ समय पहले हमने देखा था सीजेआई वर्सेस प्रशांत भूषण का केस, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस, वो ट्विटर का मामला नहीं था, उन्होंने ट्वीट कर दिया था प्रशांत भूषण ने, उसके बाद उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा दिया गया, ₹1 जो है वो एज अ फाइन के तौर पर। अभी हमने बात करी थी ना पूरी चीजों के बारे में प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में, तो ये केस आया था, तो उस समय भी काफी क्रिटिसिज्म हुआ, और ना ही सिर्फ नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी क्रिटिसिज्म हुआ था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। और अब ये इस प्रकार का केस सामने आ गया, नजर आ गया, राइट। तो ऐसे जो क्रिटिसिज्म हो रहे हैं तो क्या किस हद तक सही है आपकी नजरों में, तो इसके बारे में आप कमेंट करके बताइए। और देखिए, मैं आपको एक टिप्स देता हूं, कंप्लीटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को गलत मत लिखना अपने आंसर में, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टॉप मोस्ट अथॉरिटी है और वो जो जजमेंट देती है वो जजमेंट ऑल ओवर इंडिया के लिए बाध्य होता है। तो सोच समझ के आप लिखना, आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपनी तरफ से क्रिटिसिज्म नहीं लिखना है, आपको अपने आंसर में बैलेंस अप्रोच जो है वो रखनी है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखना, एकदम से आंसर के अंदर बिल्कुल ही मत बोलना हाँ यार ये तो गलत कर दिया, हाँ ठीक है गलत किया, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर ये भी होती है कि वो अपने खुद के जजमेंट को फिर से रिव्यू कर लेती है। ये वाली चीज जरूर लिख लेना अपने आंसर के अंदर, राइट। चलो ये चीज है, इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल 2020 से रिलेटेड, कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 से रिलेटेड। तो देखिए, एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि कुछ प्रोविजन इस बिल के अंदर ऐसे हैं जो कि फार्मर्स के लाइवलीहुड को हर्ट कर देंगे, जो किसान हैं उनकी जो आजीविका है उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो ऐसे कुछ प्रोविजन इसके अंदर है, और कहा है कि एक सेलेक्ट कमिटी जो है वो तैयार की जाए जिसके सामने ये बिल रखा जाए और प्रॉपर तरीके से वो कमिटी इस बिल की जो है वो जांच करे। और इसमें जो इश्यूज जो सामने लाए गए हैं, एक्सपर्ट्स ने जो हाईलाइट किए हैं जो इश्यूज, वो ये किया है कि इस बिल के अंदर मैन्युफैक्चर को अलाउ नहीं किया जा रहा है ऐसे पेस्टिसाइड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए ऐसे पेस्टिसाइड्स को जो कि इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। और हालांकि वो दूसरी कंट्रीज में रजिस्टर्ड होंगे, बट जो भी इंडिया के अंदर पेस्टिसाइड्स रजिस्टर्ड नहीं है, ना उनको इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा, ना उनको एक्सपोर्ट करवाया जाएगा। भले ही वो किसी और दूसरी कंट्री में रजिस्टर्ड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, इंडिया में रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये वाली बात यहां पर बताई गई है। और इसने बोला है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, यानी कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करा लिया है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने और एक्सपोर्ट वाली जो कंपनीज हम लोग को देखने को मिलती हैं, एक्सपोर्ट एजेंसीज वगैरह, तो उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन कराया है इन पेस्टिसाइड्स को एक्सपोर्ट करने का या मैन्युफैक्चर करने का, तो उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये 1968 का एक्ट था, उसके तहत दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाने के ऊपर ये चीज कही गई है, और इसके चलते पेस्टिसाइड इंडस्ट्री जो है वो अनस्टेबल हो जाएंगी, ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। और बिल जो है गाइस, इसने बताया है कि इंपोर्ट्स को इंक्रीज होगा बिल के कारण, इस बिल की इस इशू के कारण, इस चीज के कारण इंपोर्ट्स इंक्रीज होंगे। कि ऑब्वियस ही बात है कि जो इंडिया के अंदर जो पेस्टिसाइड रजिस्टर्ड नहीं है तो उनको ना मैन्युफैक्चर किया जा सकता है ना एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो ऑब्वियस ही बात है एक ही ऑप्शन बच गया, अगर वो पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहा है तो इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो ये वाली चीज है।
जिससे फार्मर्स के लाइवलीहुड को नुकसान पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि फार्मर को इंपोर्टेड प्रोडक्ट जब मिलेगा तो वो काफी महंगा मिलेगा उनको प्रोडक्ट एज कंपेयर टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब अपन मैन्युफैक्चर करते हैं, जो देश में बना हुआ जो प्रोडक्ट होता है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सस्ता होता है एज कंपेयर टू इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, क्योंकि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटीज लगती है, शिपिंग कॉस्ट लगती है, वेरियस एक्सपेंडिचर उसमें हम लोग को देखने को मिलता है, एड ऑन्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, है ना। और ये बताया जा रहा है कि एक्सपोर्ट को भी एग्रोकेमिकल का जो एक्सपोर्ट है उसको भी डैमेज करेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ही कम प्रोडक्ट्स होंगे, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता जो प्रोडक्ट इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये वाला बड़ा एक इशू है, राइट। ये वाली चीज सामने आई है। और ये जो अशोक दलवाई कमेटी जो कि 2018 में बनी थी, अब पॉइंट टू बी रिमेंबर फॉर प्रीलिम्स, क्वेश्चन ये बनेगा कि अशोक दलवाई कमेटी किससे एसोसिएटेड थी। तो याद रखना है आपको कि ये कमेटी का मेन फोकस था कि हम अपनी कंट्री के अंदर ही डोमेस्टिक और इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज जो है उसको प्रमोट करें, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को प्रमोट करें। कहने का मतलब यह है कि इंडिया के अंदर एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हम लोग मैन्युफैक्चर करें और उसको एक्सपोर्ट करें। तो ये इस कमिटी के जो रिकमेंडेशन है उसके अगेंस्ट चली गई है ये नया बिल जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और ये कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि इंपोर्ट्स को रिड्यूस करना है, राइट, और डिपेंडेंसी जो है वो इंपोर्ट के ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो कम से कम जो है वो हम लोग इंपोर्ट करें। बट प्रॉब्लम यह है कि अगर इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है पेस्टिसाइड्स, तो उनको ना मैन्युफैक्चर किया जाएगा ना एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो ऑप्शन एक ही बचता है कि उसको इंपोर्ट करना है, राइट। तो इंपोर्ट जो है उसमें बढ़ जाएगा एग्रोकेमिकल्स का। तो ये बड़ा एक इशू सामने आया है। इसके अलावा बिल ने पावर दी है रजिस्ट्रेशन कमेटी को कि रजिस्ट्रेशन कमेटी रिव्यू करेंगी रजिस्ट्रेशन पेस्टिसाइड्स का, यानी कि जो भी कंपनी पेस्टिसाइड्स को मैन्युफैक्चर करती है उस पेस्टिसाइड को वो रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद अगर कुछ गड़बड़ी मिलती है इनको तो उनको सस्पेंड कर सकती है, उनका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है, या फिर उस कंपनी को बैन तक कर सकती है, उस प्रोडक्ट को, पेस्टिसाइड प्रोडक्ट को बैन कर सकती है। इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान कुछ नहीं है, ठीक है, मॉनिटरिंग करना तो जरूरी है, बट प्रॉब्लम यह है कि ये जो मॉनिटर करेंगे वो बिना किसी साइंटिफिक इवैल्यूएशन के करेंगे, यानी कि इसमें कोई भी वैज्ञानिक मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है, बिना किसी साइंटिफिक अप्रोच के इस प्रकार की प्रोसेस हो रही है। तो ये तो गलत बात है कि पेस्टिसाइड्स की अगर जो टेस्टिंग की जाएगी और उसके बाद अगर उसमें कुछ घोटाला होता है या प्रॉब्लम्स निकलती है तो तब जाकर बैन करें तो समझ में आता है। ये तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन कमेटी खुद ब खुद, इनके पास इतनी पावर है कि वो बिना किसी साइंटिफिक प्रोसेस से होकर बैन कर सकती है किसी केमिकल प्रोडक्ट्स को या केमिकल इंडस्ट्रीज को। तो ये बड़ा एक इशू इसके सामने नजर आया है। और पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल 2020 जो है इसको अप्रूवल मिल गया था यूनियन कैबिनेट से, और ये हम लोग को कुछ समय पहले ही देखने को मिला था इस साल के फरवरी में, और ये रिप्लेस करेगी इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 को। इस बिल के और कुछ की प्रोविजंस की अगर हम लोग बात करें तो ये बिल जो है गाइस ये पेस्टिसाइड्स के बिजनेस को रेगुलेट करने के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि हमने बात करी कि मैन्युफैक्चरिंग की और एक्सपोर्ट की, तो ये पेस्टिसाइड्स के बिजनेस के ऊपर बेस्ड ये बिल है। और ये फार्मर्स को कंपनसेशन प्रोवाइड कराएगा अगर फार्मर्स को उस एग्रोकेमिकल से कोई नुकसान होता है तो, यानी कि फार्मर अगर किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, यानी कि उस फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स का उपयोग करने के बाद उन फार्मर्स की जो खेत है उसको हानि हो जाती है या कोई भी फसल वगैरह खराब हो जाती है, ऐसी कुछ इशू होते हैं, तब किसान को जो है वो कंपनसेशन मिलेगा। और पेस्टिसाइड डेटा के ऊपर भी यहां पर रखा गया है कि किसान जो है उनको एम्पावर किया जाएगा, उनको डेटा वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, उनको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि किस पेस्टिसाइड है, उसके बेनिफिट्स क्या है और उसके लॉसेस क्या है, उसकी मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तो पूरी चीज इस प्रकार की बताई जाएगी। उनको रिस्क बताया जाएगा, क्या पेस्टिसाइड डाल रहे हो तो उसके ऊपर क्या रिस्क है, और उनको ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी दिए जाएंगे, स्पेशली ऑर्गेनिक चीजों के बारे में उनको बताया जाएगा कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, राइट। तो इस प्रकार की चीजें, और ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन है ये ओपनली अवेलेबल रहेगी, ये पूरा डेटा जो होगा ओपनली अवेलेबल रहेगा, डिजिटल फॉर्मेट में हम लोग को देखने को मिलेगा, सभी लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगा। तो ये किसानों के लिए एक अच्छी चीज इस बिल के अंदर हम लोग को नजर आ रही है कि उनको इन्फॉर्म चॉइस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी पेस्टिसाइड्स की। इसके अलावा कंपनसेशन की बात करें तो कंपनसेशन के लिए सेंट्रल फंड जो है वो क्रिएट किया जाएगा, जो कि कंपनसेशन प्रोवाइड कराएगा किसानों को अगर इनकेस उनको कोई लॉस होता है तो इस चीज के चलते। तो ये एक यूनिक फीचर इस बिल के अंदर यहां पर सामने रखा गया है। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स को प्रमोट किया जाएगा, जो चीज मैंने भी आपको बताई थी। और पेस्टिसाइड्स के रजिस्ट्रेशन के लिए मैन्युफैक्चर जो होंगे, जितने भी पेस्टिसाइड्स को मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो पेस्टिसाइड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन उनको करवाना पड़ेगा। और ये नए एक्ट के थ्रू हम लोग को देखने को मिला है कि एक बार उनका रजिस्ट्रेशन हो गया तो उनका दोबारा से फिर से जो है वो रजिस्ट्रेशन होगा, री रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस यहां पर नजर आएगी। और जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं जिनका एडवर्टीजमेंट वगैरह होता है उनके ऊपर भी निगरानी रखी जाएगी, रेगुलेशन किया जाएगा उनके ऊपर भी, राइट। और कि वो प्रोडक्ट के अंदर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, किसी प्रकार की चीटिंग तो नहीं हो रही, मैन्युफैक्चरर कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा उस प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट के थ्रू। तो ये सब चीजें जो है वो भी देखी जाएंगी, क्योंकि ये एक मेन इशू है एग्रोकेमिकल्स का, क्योंकि अगर गलत एग्रोकेमिकल्स आते हैं तो किसान ऑलरेडी
आप लोग देख रहे हैं कि काफी परेशान है और हम लोग को किसानों की इनकम को भी 2022 तक जो है वो डबल करना है, किसानों को वेरियस फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी है। तो किसानों के पर्सपेक्टिव से ये कई हद तक अच्छा है, बट काफी चीज इसमें जो है वो नेगेटिव नजर आई है, जो कि कुछ एक्सपर्ट्स ने अभी रेस करी है, जिसके बारे में अभी अपन ने चर्चा करी। क्लियर है यहाँ तक? पूरी बात है क्रिस्टल क्लियर? अब आगे की चर्चा करें, ऑटोनॉमस बॉडी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये हालांकि स्टैटिक पोर्शन से ये टॉपिक आता है, बट फिर भी मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा ऑटोनॉमस बॉडी के बारे में, क्योंकि जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। और यहाँ पर ये पूरा इसमें आपको हिंदी में मिल जाएगा पीछे, बट पहले एक बार आप समझ लो, फिर हिंदी में मैं आपको समय दे दूंगा कि आप हिंदी में एक बार देख लीजिएगा, या फिर पीडीएफ आपके पास इसकी आती होगी तो टेंशन नहीं है, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलता है आपको पूरा मटेरियल यहाँ पे, राइट। ऑटोनॉमस बॉडी की बात करें तो यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने रिसेंटली एबॉलिश कर दिया है, बंद कर दिए हैं ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड को, हैंडलूम बोर्ड को और पावर लूम बोर्ड को। मिनिस्ट्री ने स्टेटस भी चेंज कर दिया है आर्ट टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन का। ये अप्रूव्ड बॉडीज के तौर पर हम लोग को देखने को मिल रही है, इंस्टेड ऑफ पहले इनको एफिलिएटेड बॉडीज के तौर पर रखा गया था, राइट। यानी कि इनको मान्यता दे रखी थी, बट अब अप्रूव बॉडी कहलाएंगी है, राइट। स्टेटस इनका चेंज किया गया है और सरकार ने अब यहां पे जैसे कि इन्होंने हटा दिया, यानी कि अप्रूव बॉडी कर दी है इसको, तो ये अपने जितने भी इनके ऑफिशियल्स वगैरह होंगे मिनिस्ट्री के, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के, तो उनके जितनी भी ऑफिशियल्स हैं उनको यहां से जो है वो ले लेगी, वापस ले लेगी। यानी कि इनके ऑफिशियल अब ये आर्ट रिसर्च एसोसिएशन में काम नहीं करेंगे, यानी कि ये एक ऑटोनॉमस बॉडी की तरह हम लोग को देखने को मिलेगी। कौन सी? टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन। इन सब चीजों के पीछे का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो सरकार का एक विजन है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, कि मिनिमम गवर्नमेंट रहे, मैक्सिमम गवर्नेंस रहे, और ये फोकस करते हैं कि ये ऑटोनॉमस बॉडी जो है वो इंट्रोड्यूस करें सिस्टम के अंदर, जो कि बिना गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के चले और प्रॉपर तरीके से जो है वो ऑपरेट करे, काम करे, राइट। और इस चीज को लेकर गवर्नमेंट काफी सारे मेजर्स लेकर आती है और गवर्नमेंट चाहती है कि वो सिस्टमैटिक रैशनलाइजेशन गवर्नमेंट बॉडीज का इंट्रोड्यूस करें, कि सिस्टमैटिक तरीके से ऐसी चीजें हो जहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल सिर्फ सरकारी ऑफिसेज के अंदर रहे, बाकी कुछ ऐसे ऑफिसेज हैं जिनको ऑटोनॉमस दर्जा दे रखा है, जो कि पब्लिक के लिए तो काम करेंगे ही करेंगे डेफिनेटली, बट वो बॉडी ऑटोमेटिकली जो है वो ऑपरेट करे पूरी तरह से, तो उसको पूरी छूट दी जाती है, उसके ऊपर किसी प्रकार का गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, यानी कि डे टू डे उनके ऑपरेशन में गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती, यानी कि हस्तक्षेप नहीं करती किसी तरीके से सरकार। तो ऐसी बॉडीज को ऑटोनॉमस बॉडी कहा जाता है। तो इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो आपको याद होनी चाहिए ऑटोनॉमस बॉडी की। तो ये सेटअप की जाती है तब जब सरकार को लगता है कि कुछ ऐसे फंक्शन है जहां से सरकार को हाथ अपना निकाल लेना चाहिए, राइट, और वो जो है सरकार उसके लिए उनको पूरी तरह से इंडिपेंडेंस दे देती है वो काम करने के लिए, कि सरकार का किसी प्रकार से वहां पर डे टू डे इंटरफेरेंस नहीं होता है, वो जो बॉडी है वो खुद ब खुद अपनी तरह से ऑपरेट करे जैसा उसको ठीक लगे। तो कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर सरकार को लगता है कि उनको वहां से अब हट जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो फोर्सेज है, सरकारी जो ऑफिशियल है, अगर वो दूसरी जगह काम करेंगे तो वो प्रोडक्टिव करेंगे। क्योंकि देखो, एक कोई बॉडी है, अगर वहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल भी अगर काम कर रहे हैं और वो बॉडी सही तरीके से चल रही है, कोई इशू नहीं हो रहा, तो क्यों फिर यहां पर सरकारी ऑफिशियल्स को लगाया जाए? सरकारी ऑफिशियल्स को कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, राइट, क्योंकि ये बॉडी जो है वो जब प्राइवेट लोगों के कारण अगर चल सकती है, प्राइवेट एम्प्लॉइज के चलते ऑपरेट हो सकती है, तो फिर क्यों यहां पर सरकारी फोर्सेस को इन्वॉल्व करें? तो ये भी इसके पीछे ये एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हमारी जो सरकारी फोर्स है उसको हम लोग ऐसी जगह पे लगाए जहां पर वाकई में सरकारी कामकाज है, उसके वहां पर सरकारी ऑफिशियल्स की आवश्यकता हो, ऐसी जगह पे नहीं जहां पर एक प्राइवेट इंडिविजुअली उसको अगर ऑपरेट कर सकता है तो चलेगा, राइट। तो ऐसे कुछ एरियाज होते हैं जहां पर सरकार को लगता है कि हाँ, इसमें ज्यादा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, तो उन बॉडीज को ऑटोनॉमस बॉडी बना दिया जाता है, ऑटोनॉमस बॉडी का दर्जा दे दिया जाता है। और ना ही सिर्फ इतना, कभी कभार ऐसा भी होता है जैसे कि रिसर्च इंस्टीट्यूशंस वगैरह कुछ ऐसे होते हैं जिनको भी ऑटोनॉमस बॉडी का दर्जा दे दिया जाता है, क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में एक्सपर्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं वेरियस, तो इसलिए उनको फोकस किया जाता है कि सरकार वहां पर ज्यादा इंटरवीन ना करे, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि सरकार के ज्यादा इंटरवेंशन के कारण जो एक्चुअल जो बॉडी है वो सही तरीके से सही मायने में ऑपरेट नहीं कर पाती, फंक्शंस नहीं कर पाती, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिलती है। इनके एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो ये सेटअप की जाती है मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स के द्वारा, जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, यानी कि जो भी ऑफिस जो होगा, जो ऑटोनॉमस बॉडी होती है, जो ऑफिस होता है, तो वो उसी यानी कि जिस जो ऑफिस है उसी की ही उसी से एसोसिएटेड हो, यानी कि मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड हो, तो वो जो कंसर्न मिनिस्ट्री होगी उसी से एसोसिएटेड जो होगा वो ऑफिस होगा जिसको ऑटोनॉमस बॉडी का दर्जा दिया जाता है। तो वही मिनिस्ट्री जो है वो इस प्रकार के ऑटोनॉमस बॉडीज को एस्टैब्लिश करती है, यानी कि हर एक मिनिस्ट्री के पास पावर होती है ऑटोनॉमस बॉडी को एस्टैब्लिश करने की, सेटअप करने की, या डिपार्टमेंट्स के पास भी पावर होती है वेरियस कि वो ऑटोनॉमस बॉडी को सेटअप कर सकते हैं, बट वो पूरा उसका ऑटोनॉमस बॉडी के ऊपर रेगुलेशन तो वो रखेंगे, यानी कि मिनिस्ट्री जो है वो देखेगी, बट वो डे टू डे लाइफ में इंटरवीन नहीं करेगी, बट हाँ, उसके ऊपर निगरानी तो जरूर रखी जाएगी उस मिनिस्ट्री के द्वारा, क्योंकि वो उसको फंड भी करेगी।
वो मिनिस्ट्री या वो डिपार्टमेंट ग्रांट इन एड के तौर पर या तो फुली फंड किया जाएगा या पार्शियली फंड किया जाएगा, वो डिपेंड किया जाता है उस वो पर्टिकुलर जो एंटरप्राइज है या इंडस्ट्री है या फिर वो बॉडी है उसका क्या नेचर है, उसको देखते हुए जो है वो ये फंडिंग दी जाती है। और ये जो बॉडीज होती है उनका क्या नेचर होता है, तो ज्यादातर ये रजिस्टर्ड बॉडीज हम लोग को देखने को मिलती है जो कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन इनका होता है। और कुछ केसेस में हम लोग को देखने को मिलता है कि कुछ स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन भी सेटअप कर दिए जाते हैं कुछ कानून के थ्रू, वेरियस एक्ट्स के थ्रू। इनके फंक्शंस की बात करें तो इनके फंक्शंस काफी डाइवर्स होते हैं। ये फ्रेमवर्क्स वगैरह बनाती है पॉलिसीज के लिए, यानी कि ब्लूप्रिंट तैयार करती हैं वेरियस पॉलिसीज के लिए, रिसर्च कंडक्ट करती हैं, हमारे कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखती हैं और भी वेरियस चीजें, राइट। और जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि टेक्निकल, मेडिकल और हायर एजुकेशन के हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वो भी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे कि आपने काफी सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को देखा होगा कि उसको ऑटोनोमस बॉडी है, वो ऑटोनोमस दर्जा मिल गया उस पर्टिकुलर फलाना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। ऑटोनोमस दर्जा मिलने का मकसद ही ये होता है कि वो पूरी तरह से अपनी तरीके से ऑपरेट करें, टोटली उनका जो ऑपरेशन होगा वो खुद ब खुद होगा। जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वेरियस जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है उनको ऑटोनोमस दर्जा मिल जाता है। वो इसलिए मिल जाता है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जो है वो अपने अकॉर्डिंग कोर्सेज वगैरह बनाए, क्योंकि जो टॉप यानी कि वर्ल्ड लेवल पर जो टॉप यूनिवर्सिटीज होती है तो उनको ये सरकार ये ऑटोनोमस दर्जा दे देती है, फुल फ्रीडम दे देती है कि सरकार इनके साथ किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी, क्योंकि ये ऐसी जो यूनिवर्सिटीज होती है इन्होंने ऑलरेडी जो है वो साबित कर दिया है कि ये हकदार है ऑटोनोमस कैटेगरी बनने के लिए, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी अपने आप को स्थापित कर दिया है वर्ल्ड लेवल पर। और जब ऐसी यूनिवर्सिटी की क्षमता जब नजर आती है सरकार को, तो सरकार को लगता है कि अब ऐसी यूनिवर्सिटी को जो है वो खुद ब खुद ऑपरेट करने दिया जाए, क्योंकि अगर बार बार सरकार यहां पर हस्तक्षेप करेगी तो हो सकता है कि इनकी जो प्रोडक्टिविटी है, इनका जो रिजल्ट है उसमें थोड़ी सी कमी आए, राइट। तो इस तरीके से आपको ये टॉपिक को समझना है, डिकोड करना है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि प्रीलिम्स वगैरह में आ जाती है स्टेटमेंट वाइज, तो वो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो इसलिए मैं आपको डिटेल में ये पूरी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसके अलावा बात करें एपेक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ऑटोनोमस बॉडीज का, तो वो गवर्निंग काउंसिल या फिर गवर्निंग बॉडी के द्वारा हम लोग को देखने को मिलता है। और जो मैंने भी आपको बताया था कि जो मिनिस्ट्री है वो पूरी नजर रखती है, तो वो यही वाली है कि जो भी मिनिस्ट्री होगी और जो मिनिस्टर होंगे या सेक्रेटरी होंगे रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री के या डिपार्टमेंट के, तो वो गवर्निंग काउंसिल के आधार पर काम करते हैं, यानी कि निगरानी रखते हैं। और एपेक्स बॉडी होती है कि एटलीस्ट यहाँ पर को भी इशू आ रहा है तो उस इशू को लेकर जो फाइनल डिसीजन जो होगा वो इसी गवर्निंग काउंसिल का या गवर्निंग बॉडी का होगा, राइट। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो ये जो ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं इनकी जो पूरी ऑडिटिंग होती है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के थ्रू होती है, और हर साल ये जो ऑटोनोमस बॉडी की जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में पेश की जाती है हर साल, राइट। तो ये वाली चीज है। इसके अलावा क्या क्या इश्यूज आज की डेट में ऑटोनोमस बॉडी के हम लोग को देखने को मिल रहे हैं और क्या रिव्यू जो है वो करना चाहिए इस इशू का, तो वो हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, सिंस ये जो बॉडी है ये किसके ऊपर चलती है, तो ये टैक्स पेयर मनी के ऊपर चलती है। जो लोग टैक्सेस देते हैं, जो क्योंकि सरकार को टैक्सेस प्रोवाइड किए जाते हैं और सरकार इनको ग्रांट इन एड के तौर पर फंड करती है, तो इनका जो पूरा ऑपरेशन होता है वो टैक्स पेयर मनी के ऊपर बेस्ड होता है। तो आर्ग्यूमेंट यही है कि इनको कुछ सरकार की पॉलिसीज को भी फॉलो करना चाहिए और इनको अकाउंटेबल होना चाहिए जिस प्रकार से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अकाउंटेबल होती हैं, राइट। और दूसरे क्लेम ये किए गए कि ये ऑटोनोमस है तो इनके पास पूरा राइट है कि ये खुद ब खुद अपने फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज बनाते हैं, जिसमें कई बार जो है वो घोटाले तक हम लोग को नजर आए हैं। और आज की डेट में एग्जैक्ट काउंट अगर बात करें हम लोग कितनी ऑटोनोमस बॉडीज हैं, तो अभी तक एग्जैक्टली नंबर्स के बारे में पता नहीं है, बट हाँ 400 से 650 से ज्यादा बॉडीज जो है वो ऑटोनोमस बॉडीज हम लोग को देखने को मिलती है। और ये लोग काफी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर जो आती है, तो इसमें करीब 17,000 ऑलमोस्ट 17,000 एम्प्लॉइज हैं इस बॉडी के पास। और किस प्रकार से ये रिक्रूट करते हैं तो उसके बारे में भी प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है। जैसे कि सरकार जो रिक्रूट करती है वो एसएससी के थ्रू या यूपीएससी के थ्रू करती है, राइट, सेंट्रल लेवल की अगर हम लोग बात करें तो। बट यहां पर ऐसी कोई बॉडी नहीं है इनके रिक्रूटमेंट के लिए, तो ये भी एक बड़ा इशू है। ये प्राइवेट पर्सन को वॉक इन इंटरव्यू के तौर पर भी रिक्रूट जो है वो कर लेते हैं, तो ये वाली भी एक जैसे कि प्राइवेट कंपनी वगैरह होती है उसी प्रकार से, राइट। अकाउंटेबिलिटी इशू है, जब मीटिंग्स वगैरह होती है जिसमें ऑटोनोमस बॉडी जो है वो पेश करती है कि उसने क्या क्या किया पूरे साल भर, या जो इंटरवल ऑफ टाइम पे जो मीटिंग होती है देखने के लिए कि ऑटोनोमस बॉडी किस प्रकार से ऑपरेट कर रही है, तो यहां पर जूनियर ऑफिशियल्स मौजूद होते हैं इन प्लेस ऑफ सीनियर मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स। यानी कि सीनियर ऑफिसर यहां पर नहीं होंगे, जूनियर ऑफिसर्स यहां पर जाते हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए। अब जूनियर ऑफिसर जब जाएंगे तो वो मीनिंगफुल डिसीजन नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो यहां पर कहा गया कि सीनियर मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स को जो है वो भेजा जाए मिनिस्ट्री में, जिससे कि ये बॉडी जो है वो थोड़ी सी अकाउंटेबल रहे ज्यादा, राइट। और कुछ ऑटोनोमस बॉडी तो ऐसी भी है जो कि सीएजी के ऑडिट की जगह, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑडिट नहीं करते कुछ ऑटोनोमस बॉडी को,
ये नॉर्मल जो चार्टेड अकाउंटेंट्स वगैरह जो होते हैं, सीए वगैरह जो होते हैं, वो ऐसी ऑटोनोमस बॉडी की ऑडिटिंग करते हैं, तो भी यहां पर भी अकाउंटेबिलिटी के काफी इश्यूज हम लोग को नजर आ रहे हैं। तो आज की डेट में क्या करना चाहिए? पहली बात तो एक लीगल फ्रेम तैयार करना चाहिए जो कि प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब करेगी ऑटोनोमस बॉडी क्या होगी, उसके क्या फंक्शन होंगे, उसकी वर्किंग की बाउंड्रीज कितनी होगी, यानी कि कितनी लिमिट तक वो बाउंड्री कर सकती है, यानी कि उसकी ऑटोनॉमी जो है वो कितनी होनी चाहिए, राइट? यानी कि उसको जो फ्रीडम दी गई है वो किन किन एरियाज पे दी गई है वो प्रॉपर तरीके से डिफाइंड होना चाहिए। वेरियस पॉलिसीज जो उनको फॉलो करनी चाहिए वो भी डिफाइंड होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। उनके नंबर्स को भी रैशनलाइज करने की आवश्यकता है, राइट? एकदम ज्यादा भी हम लोग को नहीं करना है, क्योंकि अगर जिस बॉडी का काम हो गया उस बॉडी को क्लोज हो जाना चाहिए, राइट? क्योंकि अगर एक बॉडी को ऑटोनोमस बॉडी का दर्जा दिया है बट एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो बॉडी का काम फिनिश हो गया, यानी कि उसने जो भी रिसर्च वगैरह की है वो फिनिश हो गई है, वो रिसर्च अब आउटडेट हो गई, अब नई नई रिसर्च की आवश्यकता है जो कि वो बॉडी अगर नहीं कर पा रही तो उस बॉडी को बंद कर देना चाहिए, क्लोज कर देना चाहिए, राइट? तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिली, या फिर उसको मर्ज कर देना चाहिए उसी के सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्योंकि आज की डेट में ऐसी काफी सारी बॉडीज हैं जो कि सिमिलर हैं, एक जैसा ऑपरेशन करती हैं बट उनको अलग अलग फंडिंग मिलती है। तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, इससे बेटर है कि उसको मर्ज कर दें जिससे कि टैक्स पेयर का पैसा बचे, सही जगह यूज हो टैक्स पेयर का पैसा, टैक्स पेयर का मनी, है ना? तो ये वाली चीज है। और इनकी पॉलिसीज में भी यूनिफॉर्मिटी लाने की आवश्यकता है, जो चीज मैंने पहले भी बताई थी। इसमें कहा गया कि एक टास्क फोर्स बनाया जाए, सेटअप किया जाए जो कि पैन इंडिया एजेंसी के तौर पर हो, जैसे कि हमें एसएससी और यूपीएससी देखने को मिलती है। किस पर्पस के लिए? रिक्रूटमेंट के लिए। तो एक ऐसी टास्क फोर्स हो जो कि रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए, सैलरी स्ट्रक्चर बनाए, क्रिएट करे, इनको अलाउंसेस कितने मिलने चाहिए, पर्क्स कितने मिलने चाहिए इनके एम्प्लॉइज को, वो क्रिएट करे। क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी पूरी तरह से अपने हिसाब से पूरी चीज मैनेज करती है, तो कई बार यहां पर हम लोग को घोटाले भी देखने को मिलते हैं, और ये बाकायदा सीएजी ने रिकॉर्ड तक किए हैं यहाँ के घोटाले। और इनके फंक्शंस वगैरह भी थोड़े से चेंज किए जाए, और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स वगैरह जो है वो पार्टिसिपेट करें, स्पेशली सीनियर ऑफिशियल्स। जब भी कोई मीटिंग होती है तो जूनियर ऑफिशियल की जगह सीनियर ऑफिशियल उस मीटिंग पे अटेंड करें, जैसे कि और बेटर तरीके से ऑटोनोमस बॉडी को अकाउंटेबल बनाया जाए। इनके परफॉर्मेंस की बात करें तो 2016 में हम लोग को देखने को मिला था कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने एक परफॉर्मेंस यानी कि एक ऑडिटिंग करी थी इनकी परफॉर्मेंस को लेकर, ऑटोनोमस बॉडी की परफॉर्मेंस को लेकर। तो उन्होंने हाईलाइट किया था कि काफी सारे एरियाज हैं, काफी सारे गैप्स हैं, वो सामने नजर आए इनकी परफॉर्मेंस को लेकर, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक बिल्कुल भी नहीं थी, यानी कि जो होनी चाहिए। काफी सारा डेटा जो था वो मिसिंग था, काफी सारे घोटाले की शंका जो है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को यहां पर हुई थी, राइट? तो इसी प्रकार की ऑडिटिंग जो है वो लगातार होनी चाहिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के थ्रू। तो ये वाली चीज है, तो ये चीज जो है वो यहां पर बताई जा रही है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड, ऑटोनोमस बॉडी से रिलेटेड। ये जो चीज मैंने आपको पूरी समझाई ऑटोनोमस बॉडी के बारे में, सिर्फ एग्जामिनेशन में इतनी ही आएगी इस टॉपिक से रिलेटेड, इससे ज्यादा और कुछ नहीं आने वाला है। और ये हिंदी में आपका लिखा हुआ है, आप हिंदी में देख सकते हैं ये पूरी चीजें जो ये लिखी हुई है, और ये जो मैंने भी आपको पूरा पढ़ा है ये पूरा हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है। और पीडीएफ अगर आपको मिलती होगी तो आपको उसमें मिल ही जाएगा, राइट? और पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 3। अब गाइस बात हो रही है ट्रांस फैट के बारे में। तो देखिए जो चीज हमें बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे कि आप लोग का तो नहीं पता मुझे, बट हाँ होगी आप लोग को भी काफी सारी चीजें ऐसी पसंद, जैसे मैं तो बहुत फूडी हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है ये सब चीजें, बट हाँ ये हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक होते हैं ये इस प्रकार के स्नैक्स फूड वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे, स्पेशली ट्रांस फैट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनको अर्जेंटली ट्रांस फैट के अगेंस्ट काम करना चाहिए। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वार्निंग दी है इस प्रकार की। डब्ल्यूएचओ का क्या कहना है? तो इंडस्ट्री में जो ट्रांस फैट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि वेजिटेबल फैट्स के तौर पर यूज किए जाते हैं, जैसे कि ये मार्गरीन, अगर इनकी बात करें, नकली मक्खन जो होता है, ये जो हम लोग देखते हैं ना इस प्रकार से अच्छा दिखाई देता है नकली मक्खन, राइट? और घी हो गया, तो ये जिसको क्लैरिफाइड बटर कहते हैं। तो ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं, और जो स्नैक्स फूड, बेक्ड फूड और फ्राइड फूड्स में होते हैं, राइट? तो ये इनके कारण, इन सब चीजों को कंज्यूम करने के कारण कंसर्न वाली चीज देखो आप, 5 लाख लोगों की मृत्यु होती है हर साल कोरोनरी हार्ट डिजीज के कारण, CHD के कारण। तो ये चीज बोली जाती है 5 लाख लोगों की मृत्यु होती है। तो ये रिकॉर्ड जो है वो आप थोड़ा सा रखिएगा, 5 लाख लोगों की मृत्यु होती है बिकॉज ऑफ ट्रांस फैट। क्योंकि अभी देखिए फिट इंडिया मिशन वगैरह भी पास्ट में हम लोग को देखने को मिला था, और इस प्रकार के टॉपिक जिस पे सरकार अक्सर बात करती है कि लोगों को फिट रहना चाहिए। तो हेल्थ वगैरह से रिलेटेड जब कुछ टॉपिक्स आएंगे इस प्रकार के, जैसे अभी इम्यूनिटी की बात हो रही है अभी क्योंकि कोरोना वायरस के चलते, तो डेफिनेटली मेंस में वाला क्वेश्चन आना है। आप अपने मेंस में ये ट्रांस फैट का भी अपना एक टॉपिक जो है वो घुसेड़िएगा, क्योंकि जितना आपका आंसर डाइवर्स होगा उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ट्रांस फैट आपको हेल्थ वाले जो टॉपिक आएगा उसमें आपको ऐड करना है, ठीक है? लिख लीजिएगा कहीं पे। तो 5 लाख लोगों की मृत्यु होती है, ये चीज जरूर लिखनी है आपको, CHD के कारण, कोरोनरी हार्ट डिजीज के कारण।
और पूरे दुनिया भर में, और 15 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर 2/3 डेथ होती हैं, यानी कि 15 कंट्रीज में 2/3 डेथ होती हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और बताया जा रहा है कि मैन्युफैक्चर फिर भी इसका उपयोग करते हैं। द रीजन बीइंग इज इसके उपयोग करने की, क्योंकि इसमें बताया जाता है कि इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, इस प्रकार के ट्रांसफैट की, यानी कि जल्दी खराब नहीं होती है, लाइफ ज्यादा होती है, लॉन्गर ड्यूरेशन तक चलते हैं, तो इसलिए मैन्युफैक्चर इसका उपयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये काफी सस्ते होते हैं, दूसरे जो हेल्दियर चॉइस जो होती है ना, जो हेल्दी ऑप्शंस होते हैं, उससे काफी सस्ते हैं ये। तो अब मैन्युफैक्चरर्स को क्या करना है, इसको तो सस्ते प्रोडक्ट का उपयोग करना है, क्योंकि इसको तो चाहिए कमाई, इसको तो चाहिए प्रॉफिट। ये इसको कोई मतलब नहीं लोगों की जान से या लोगों की हेल्थ से रिलेटेड, इनको तो कमाई चाहिए। अरे हालांकि मैं बोल तो ऐसे रहा हूं, बट फिर भी मैं भी ये खाता पीता हूं, तो मुझे भी समझनी चाहिए ये वाली बात। अरे बट मैं तो आपको पढ़ाने के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, बट हाँ यार, मुझे अपने वैसे भी मेरी जो प्रॉब्लम है उसमें खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मुझे खुद ऑटोइम्यून डिजीज है। मैं कुछ तो भी अगर उल्टा सीधा थोड़ा बहुत भी अगर कंटिन्यूअसली ज्यादा खा लेता हूँ तो बैंड बनने लगती है मेरी। बट ठीक है, अब देखो ये चीज बताई जा रही है ट्रांसफैट से रिलेटेड। मैं कोशिश करूंगा कि नहीं खाऊं पीऊं, बट बाकी आप देखिए आगे इसमें बताया जाता है कि टेस्ट बहुत अच्छा होता है इस प्रकार के प्रोडक्ट का, क्योंकि ये सब जो चीजें ट्रांसफैट जब उपयोग किया जाता है, मैन्युफैक्चरर्स जब इसका उपयोग करते हैं, वो इसलिए भी क्योंकि इसमें टेस्ट काफी अच्छा रहता है, कॉस्ट भी काफी इनकी मतलब बेनिफिट मिलता है, इनको प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि सस्ते होते हैं ये प्रोडक्ट। अभी तक 58 कंट्रीज है, उन्होंने कानून ऑलरेडी बना दिया अपनी अपनी कंट्री के अंदर, जिससे कि 3.2 बिलियन लोगों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है 2021 के एंड तक। बट आज की रेट में स्टिल 100 से ज्यादा कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर इस प्रकार के कानून नहीं है ट्रांसफैट को रिमूव करने के फूड सप्लाई चेन से, यानी कि उनकी कंट्री के अंदर जो भी फूड वगैरह का सप्लाई होता है, खाने का जो सप्लाई होता है, तो वहां पर ट्रांसफैट को लेकर उन्होंने कोई भी कानून नहीं बनाया। बट काफी सारी कंट्रीज ने बना दिया, बट 100 से ज्यादा कंट्रीज ने नहीं बनाए, जो कि चिंता वाली बात है। और कोई भी इनमें से ऐसी कंट्री नहीं है जो कि लो इनकम या लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज की हो, जिसने अभी तक इस प्रकार के ट्रांसफैट से रिलेटेड कानून को इंप्लीमेंट किया हो। तो ये वाली चीज है इसके बारे में। ट्रांसफैट एग्जैक्टली होते क्या है, तो देखो इसको ट्रांसफैटी एसिड कहा जाता है या ट्रांसफैट कहा जाता है, और फैट्स का सबसे हार्मफुल टाइप होता है ये, और इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट बॉडी में देखने को मिलता है, राइट। और दूसरे डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट के कंपैरिजन में, यानी कि जो दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं डाइटरी प्रोडक्ट्स, उनके कंपैरिजन में इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, यानी कि टॉप लेवल पे होता है सबसे ज्यादा, राइट। और ये फैट्स जो होते हैं वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए जाते हैं, बट ट्रांसफैट कम मात्रा में नेचुरली भी प्रोड्यूस होते हैं। तो देखो अगर स्टेटमेंट में आता है कि ट्रांसफैट सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चर इसको बनाते हैं, अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए तो गलत मार्क कर देना, क्योंकि ट्रांसफैट नेचुरली भी आते हैं, नेचुरली भी ये प्रोड्यूस होते हैं। वो कहां पर होते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताऊंगा। डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, मीट होती है, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वहां पर ये उसमें ये मिलते हैं कम मात्रा में ट्रांसफैट, राइट। और ये बताया जाता है कि आर्टिफिशियली ट्रांसफैटी एसिड्स होते हैं या फिर नेचुरली ट्रांसफैटी एसिड होते हैं। तो याद रखना आर्टिफिशियल भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं, तो ये सिर्फ आर्टिफिशियल नहीं होते हैं, राइट। और आर्टिफिशियल ट्रांसफैटी एसिड जो होते हैं ये बनते कैसे हैं, जब हाइड्रोजन को तेल के साथ रिएक्ट किया जाता है, यानी कि तेल और हाइड्रोजन का जब रिएक्शन होता है तब उस समय ये फैट्स बनते हैं, जो कि घी या फिर बटर की तरह नजर आते हैं, राइट। और हमारे डाइट में जो मेजर सोर्स जो है वो आर्टिफिशियल ट्रांसफैटी एसिड का, वो हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स के थ्रू होता है, या वनस्पति के थ्रू होता है, या फिर वो जो नकली मक्खन जो होता है उसके थ्रू होता है, राइट। और जो नेचुरली ट्रांसफैटी एसिड जो होता है वो सभी मीट्स में हम लोग को देखने को मिलता है, रहता है, मीट प्रोडक्ट में या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, बट वो काफी कम मात्रा में होता है। इसके हार्मफुल इफेक्ट की बात करें तो हार्ट डिजीज के लिए ये काफी ज्यादा हार्मफुल होता है, यानी कि हार्ट डिजीज होती है, रिस्की होता है, राइट। ज्यादा रिस्क हार्ट डिजीज, हार्ट पेशेंट्स होते हैं इसके कारण, उनको हार्ट अटैक आता है, स्ट्रोक आता है, राइट। और बताया जा रहा है कि सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल को रेज कर देते हैं, बट ये जो है ये हार्ट डिजीज का कारण बन जाता है। और ट्रांसफैटी एसिड जो है वो ना ही सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल को रेज करते हैं, बल्कि गुड कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस कर देते हैं। जैसे कि जो सैचुरेटेड फैट जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को तो बढ़ाएगा, बट वो गुड कोलेस्ट्रॉल को इफेक्ट नहीं करता, बट ट्रांसफैटी एसिड दोनों कर देता है। जो हमारी बॉडी में जो गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको भी ये रिड्यूस कर देता है, एचडीएल को, राइट। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमें हार्ट डिजीज से बचने में मदद करता है, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हार्ट डिजीज से बचाता है। बट ट्रांसफैटी एसिड बॉडी के अंदर से गुड कोलेस्ट्रॉल को भी खराब कर देता है, खत्म कर देता है। और ट्रांसफैट कंजम्पशन जो होता है अगर जब वो बढ़ता है तब उसके कारण हार्ट डिजीज या फिर स्ट्रोक, हार्ट अटैक वगैरह के चांसेस भी जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। और इसमें ज्यादा रिस्क की अगर हम लोग बात करें तो ओबेसिटी, मोटापा हो जाता है, टाइप 2 डायबिटीज होती है, हार्ट डिजीज होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है बॉडी, इनफर्टिलिटी हो जाती है,
और अलग अलग टाइप के कैंसर्स भी हो सकते हैं इसके कारण। और इसमें इवन न्यूबॉर्न बेबी को भी इफेक्ट होता है, यानी कि फीटल डेवलपमेंट में इफेक्ट होता है, यानी कि जो बेबी पैदा नहीं हुआ, जो प्रेग्नेंट मदर है उनके वोम में जो बेबी है तो उसको भी इफेक्ट होगा। तो ये वाली चीज है इसकी, तो ये इसके कुछ रिस्क बताए जा रहे हैं। और आज की डेट में ये क्यों उपयोग में लिया जा रहा है, एक तो मैंने आपको बता ही दिया, लंबे समय तक चलता ही है, खाने को शेप दे देता है, खाना जो है वो थोड़ा अच्छा दिखता है। जैसे कि देखो आप इसी को देखकर जो है वो मस्त लग रहा है कि अरे वाह यार कितना अच्छा, बढ़िया ट्रांस फैटी है, राइट। ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये इंडस्ट्रीज वगैरह में बनाया जाता है, तो खाने को एक अच्छा शेप दे देता है। ये टेक्सचर दिखने में भी काफी अच्छा होता है। जो चीज दिखती है तो उसमें एकदम से कोई भी आप देखिएगा, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह पे आप जाके देखोगे, खाना खाओगे, जैसे कि काफी सारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनका एडवर्टीजमेंट, तो जैसे पिज्जा हो गया, पिज्जा को तो एडवर्टीजमेंट वो ऐसा करते हैं बिल्कुल कि अरे वाह यार बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा, या बर्गर का एडवर्टीजमेंट ऐसा करते हैं, बट एक्चुअल में जाके देखो तो वो चीज मिलती नहीं है जो दिखाते हैं वो लोग, राइट। क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे इन लोग कभी कभी आर्टिफिशियली बहुत सारी चीजें रख देते हैं जिससे कि कंज्यूमर अट्रैक्ट हो, और जैसे ही वो उस प्रोडक्ट को देखे और मुंह में पानी आ जाए उसकी, जैसे कि अभी सोच के मुझे आ रहा है, राइट। तो ये वाली चीज है। तो ये प्योर घी का सब्स्टिट्यूट है और काफी इजी सब्स्टिट्यूट है, और इसकी कीमत काफी कम होती है, और कीमत कम होने की मेन वजह है जो कि ज्यादातर इसका उपयोग जो है वो किया जाता है मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, राइट। तो ये वाली चीज है। और आज की डेट में क्या क्या एफर्ट्स लिए गए हैं इसको रोकने के लिए, तो FSSAI, तो मेरा क्वेश्चन है FSSAI का फुल फॉर्म जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। तो FSSAI 2016 में लेकर आई थी कुछ रूल्स रेगुलेशंस, जिसके तहत जो ट्रांस फैट्स का जो परमिसिबल क्वांटम है, यानी कि कितनी मात्रा में ट्रांस फैट का उपयोग किया जाना है, तो पहले 10% हुआ करता था, अब उसको घटाकर 5% कर दिया गया है। और WHO ने लॉन्च किया है रिप्लेस कैंपेन को 2018 में, जिसमें कि पूरे दुनिया भर में से ट्रांस फैट को जो है वो रिड्यूस किया जाएगा, 2023 तक खत्म किया जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा 2023 तक, धीरे धीरे करके रिड्यूस करते हुए। और FSSAI ने भी इसी को देखते हुए 2022 टाइमलाइन सेट करी है कि हम लोग धीरे धीरे करके रिड्यूस करेंगे। अभी 5% है, फिर बताया जा रहा है कि 2021 में इसको और कम करके 3% कर दिया जाएगा, फिर 2022 में इसको 2% कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो है इसको 0% तक लाने पर फोकस किया जाएगा। तो जितने भी एडिबल फैट्स और ऑयल्स हैं तो इस प्रकार से जो है वो उपयोग किया जाएगा ट्रांस फैट्स का। और FSSAI ने ये भी लॉन्च किया था ट्रांस फैट फ्री लोगो, आप देख सकते हैं ट्रांस फैट फ्री लोगो। तो जिस भी प्रोडक्ट में ऐसा लोगो दिखाई दे आपको, तो वो प्रोडक्ट जो है वो ट्रांस फैट फ्री है, ठीक है। और इसमें मतलब जो भी प्रोडक्ट है वो लेबल वगैरह लगा सकते हैं इस प्रकार के, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट को ट्रांस फैट फ्री प्रोडक्ट करके प्रमोट करें, राइट। वो अपने शॉप्स के आउटलेट्स वगैरह के बाहर भी ये लगा सकते हैं कि वो जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो ट्रांस फैट फ्री प्रोडक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें कि जो मात्रा है 10 ग्राम यानी कि 0.2 पर 100 ग्राम प्रति लीटर से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये चीज जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है। तो हालांकि ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सिंपल ट्रांस फैट क्या होता है उसके कंसेप्ट पता होना चाहिए, सरकार ट्रांस फैट को लेकर क्या कर रही है, स्पेशली FSSAI क्या कर रही है, और ये लिमिट्स के बारे में पता होना चाहिए। तीसरी बात, WHO के रिप्लेस कैंपेन के बारे में पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, रिप्लेस कैंपेन अभी न्यूज में था, किसका कैंपेन है, WHO का कैंपेन है, किससे एसोसिएटेड है, ट्रांस फैट को रिड्यूस करने से एसोसिएटेड है, पूरे दुनिया भर में से ट्रांस फैट को एलिमिनेट करना है, खत्म करना है 2023 तक, जो कि इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं, राइट। तो ये वाली चीज है। नेक्स्ट जो टॉपिक है IRAD एप्लीकेशन से रिलेटेड है। IRAD का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। नाम से ही समझ में आ रहा है, रोड के जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनका एक डेटाबेस हम लोग को एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा, यानी कि एक डेटाबेस क्रिएट किया जा रहा है कि कहां कहां पर रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, उसकी पूरी जानकारी यहां पर अवेलेबल होगी। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, चर्चा करते हैं इसके बारे में, कैसे काम करेगी ये एप्लीकेशन। तो पहले उससे पहले जान लो कि IRADS का फुल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फोकस क्या है कि रोड सेफ्टी को बढ़ावा देना। इसको डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के द्वारा, IITM के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। इंप्लीमेंट किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा। इसका काम क्या होगा, ये पुलिस जो है, जो पुलिस अधिकारी जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे ही कहीं पर भी एक्सीडेंट होता है तो पुलिस अधिकारी पूरी एक्सीडेंट से रिलेटेड डिटेल्स इंक्लूडिंग फोटोज और वीडियोस तक यहां पर अपलोड कर देंगे इस एप्लीकेशन में, और एक यूनिक आईडी उस एक्सीडेंट की क्रिएट हो जाएगी। और ये आईडी जो है वो चली जाएगी इंजीनियर के पास, जो कि PWD में वहां पर है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में वहां पर है, जिस एरिया पर, जिस क्षेत्र पर ये एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके पास ये पूरी रिपोर्ट चली जाएगी, अलर्ट चले जाएगा उसके पास। और फिर वो जो इंजीनियर है वो वहां पर उस जगह पर जाकर विजिट करेंगे, और विजिट करने के बाद पूरे जगह की जांच करेंगे, और फिर उनको अगर कुछ लगता है और इसमें कुछ डिटेल ऐड करनी है रिलेटेड टू रोड डिजाइन एंड ऑल, क्योंकि इंजीनियर है, रोड की डिजाइन को देखेंगे कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है जिसके कारण से ये रोड एक्सीडेंट हो रहा है, वो पूरी जो है वो जांच पड़ताल करने के बाद पूरा जो डेटा है जो कलेक्ट किया जाएगा वो भेजा जाएगा IITM के पास, IIT मद्रास के पास, और फिर वो एनालाइज करेगी IIT मद्रास की कोई टीम,
जो कि इस चीज के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है, तो वो एनालाइज करने के बाद फिर सजेशन देगी कि क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए रोड के डिजाइन को चेंज करने के पर्पस के लिए या कुछ और चीजें, राइट। तो वो पूरे इसमें अपना देंगी, सजेशन देंगी। तो इस प्रकार से ये पूरा काम चलेगा। और ना ही सिर्फ इतना, एक अलग एप्लीकेशन भी तैयार की जा रही है जिसमें कि जो रोड यूजर्स होते हैं, जैसे आम जनता, तो आम जनता भी अगर देखती है कहीं पर रोड एक्सीडेंट हुआ है तो वो यहाँ पर अपलोड कर सकती है, बट एप्लीकेशन अलग अलग होगी, आम जनता के लिए अलग, अथॉरिटीज के लिए अलग, ठीक है। तो ये चीज है, ये हम लोग को आई राइट के बारे में देखने को मिल रहा है, जिसकी एक जनरल जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को। इंडियन कॉर्पोरेट्स में कोरोना वायरस का या फिर ये लॉकडाउन का इंपैक्ट क्या हुआ है, तो ये हम लोग देखेंगे। हालांकि काफी बार डिस्कस कर ही चुके हैं, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हालत काफी खराब है, राइट, स्थिति काफी खराब है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने रिसेंटली एनालाइज किया है कि नेशन वाइड लॉकडाउन जो लगातार इतने लंबे समय तक देखने को मिला है, तो उसके चलते इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर की क्या गति हुई है, तो गति नहीं दुर्गति हो गई है। तो 500 कंपनीज का सर्वे हुआ था, जहां पर बताया गया कि इनके रेवेन्यू 31.1% से कम हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, श्रिंक हो गए, राइट। और ये पहले क्वार्टर में रिकॉर्ड किया गया था फाइनेंशियल ईयर 2021 के, यानी कि 2020 और 2021 का जो अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो उसके बेसिस की अगर बात करें तो ये चीज यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। और सेक्टर जो ज्यादातर इंपैक्ट हुए हैं वो कंज्यूमर ओरिएंटेड सेक्टर, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, कंज्यूमर परचेज नहीं कर पा रहा है, कंज्यूमर के पास पैसा नहीं। और मैंने आपको बताया है कि जब लोग खर्चा करते हैं, जब लोग परचेज करते हैं किसी चीज को, तब जाकर ये पूरी इकोनॉमी चलती है, लोगों के खर्चा करने के लिए। क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? स्पेंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। जब लोग खर्चा करेंगे तो जिसको वो पैसा देंगे, जैसे ये दुकानदार को खर्च से कुछ सामान लिया तो दुकानदार के पास पैसा गया, फिर दुकानदार के पास पैसा जाएगा, दुकानदार अपने एम्प्लॉय को पैसा देंगे, फिर उनके एम्प्लॉय कुछ और खरीदेंगे। तो इस प्रकार से पूरे पैसा रोटेट होता है। बट यहां पर प्रॉब्लम हो गई, कंज्यूमर खर्चा नहीं कर पा रहा है, कंज्यूमर के पास खुद पैसे नहीं, क्योंकि लोग जॉब से चले निकल गए। अब जब जो लोग जॉब से निकल चुके हैं, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है, कमाई धंधा नहीं हो रहा है, तब फिर वो कैसे खर्चा करेंगे? तो ये बड़ा एक इशू है। तो कंज्यूमर ओरिएंटेड सेक्टर सबसे ज्यादा मतलब इनकी दुर्गति हुई है। इसके अलावा एयरलाइन सेक्टर, होटल सेक्टर, रिटेल, ऑटोमोटिव, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड सेक्टर, नॉन फार्मा एक्सपोर्टर्स, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, बैंकिंग सेक्टर। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जो कि इंपैक्ट हुए। तो इसके बारे में पहले भी कई बार अपन चर्चा कर चुके हैं, रिपीटेड टॉपिक है। जो सेक्टर्स इंपैक्ट नहीं हुए तो थोड़ा सा ध्यान देना, एफएमसीजी, कंज्यूमर गुड्स, आईटी, टेलीकॉम, शुगर और फार्मास्यूटिकल्स। तो ये चीज आप याद रख सकते हो। हालांकि कॉमन सेंस वाली बात है, फार्मास्यूटिकल्स तो आपको याद रहेगा ही, आईटी आपको याद रहेगा ही, क्योंकि घर बैठे बैठे काम होता है आईटी सेक्टर में भी। फार्मास्यूटिकल दवाइयों का है, सबसे ज्यादा कमाई तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर की हो गई है, राइट। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कंज्यूमर फूड वगैरह की बात करें, राशन की दुकान वगैरह आपको पता है कितनी चली है इस बार। तो ये सब चीजें, तो इनको कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बाकी दूसरे सेक्टर को इफेक्ट हो गया। अब गाइस यहां पर बात करेंगे डेड कोरल रीफ के सिग्निफिकेंस के बारे में। आप देखो फोटो में, ये लाइव कोरल रीफ आपको यहां पर नजर आ रही है और ये है डेड कोरल रीफ। कोरल रीफ से रिलेटेड सिविल सर्विसेज में ऑलरेडी पहले क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए कोरल रीफ जो होती है, आप लोग अभी तक तो जानते ही होंगे कि जो समुद्री जीवन है वो उसके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट होता है, कोरल रीफ के ऊपर। और अक्सर हम लोग सुनते हैं कोरल ब्लीचिंग वगैरह, ये चीज आपने सुनी होगी, कोरल ब्लीचिंग हो रही है। ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? कलर उड़ जाना। और ब्लीचिंग को इतना ज्यादा क्यों कंसर्न माना जाता है? क्योंकि टेम्परेचर लेवल जो इंक्रीज हो रहा है, इसके कारण से इनकी ब्लीचिंग हो रही है, कलर उड़ रहा है इनका। कलर उड़ने का मतलब क्या हो रहा है? ये डेड हो रहा है। आपको सामने, आपके सामने तस्वीर है, ये लाइव और ये डेड है। और लाइव जो होती है वो कलरफुल होती है, और डेड जो होती है वो कलरलेस होती है। और इनमें कलर होने का कारण होता है एल्गी। एक एल्गी होती है, एल्गी पता होगा ना आपको, एल्गी हम लोग को देखने को मिलती है, काई जिसको जनरली हम लोग बोलते हैं। तो ये एल्गी होती है, ये इसके कलर होने का, यानी कि इसके ऊपर जो कलर्स होते हैं उसका कारण वो एल्गी होती है, राइट। और जब ये मर जाती है, डेड हो जाती है, तो उसके ऊपर से एल्गी चली जाती है और ये कलरलेस हो जाती है, इस प्रकार की ये हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये है क्या? ये कोरल्स है। और कोरल्स बेसिकली स्केलेटन्स होते हैं, एक्सोस्केलेटन्स। किन लोगों के? जो समुद्र के नीचे जो स्पीसीज होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो उनके जो स्केलेटन्स रिमेन्स जब बचते हैं, तो जब वो स्केलेटल रिमेन्स एक साथ एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, तो फिर ये बड़ा एक लार्ज अंडर वाटर स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड कोरल और कोरल रीफ। इसी के ऊपर एक स्टडी हुई है कि डेड कोरल रीफ भी जो है उसके भी कुछ महत्व हैं। स्टडी कंडक्ट करी है ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी ने, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड। एक रीसेंट स्टडी यहां पर हम लोग को देखने को मिल रही है, जहां पर बताया गया कि जो डेड कोरल रिमेन्स है वो भी काफी ज्यादा लाइफ को सपोर्ट करते हैं, लाइव कोरल रिमेन्स के कंपैरिजन में। यानी कि काफी ज्यादा लाइफ जो है वो डेड कोरल रीफ भी जो है वो सपोर्ट कर लेते हैं, राइट। और रिसर्चर ने क्या किया था? एक 3D प्रिंटेड कोरल स्टैक्स डिजाइन किया था, जिसको इन्होंने नाम दिया था रबल बायोडाइवर्सिटी सैंपलर्स। इन्होंने जो गुप्त जीव होते हैं ना समुद्र के नीचे, जो क्रिप्टिक ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं, गुप्त जीव, उनका इन्होंने सर्वे किया था। और रिसर्चर्स ने यह पाया कि एक मिसिंग लिंक इन्होंने ढूंढी, जो कि कोरल रीफ फूड वेब में
वेब को जो है वो जो गैप जो था, यानी कि जो नॉलेज का गैप था कोरल्स को लेकर, जो मिसिंग लिंक थी, उसको इन्होंने फिलअप कर दिया। इन्होंने ये पाया कि किस प्रकार से जो छोटे जो ये जीव हम लोग को देखने को मिलते हैं, गुप्त जीव, ये किस प्रकार से कोरल रीफ को सपोर्ट करते हैं, ये फूड चेन के बॉटम से लेकर ऊपर तक, यानी कि बिगर प्रेडेटर्स तक। फूड चेन का मतलब तो आपको पता होगा ना, फूड चेन का मतलब क्या होता है, छोटे जीव को बड़ा जीव खाएगा, बोलते हैं ना छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है। फिर इस प्रकार से ये पूरा फूड वेब चलता है। जैसे कि एक एनिमल है, उसने प्लांट को खाया, फिर उस एनिमल को दूसरा एनिमल खाएगा, फिर उसको दूसरा एनिमल खाएगा। इस प्रकार ये फूड चेन, पूरी फूड वेब हम लोग को ये पूरी चेन देखने को मिलती है इस प्रकार से। तो ये जो पूरी फूड चेन है, तो पूरी बॉटम से लेकर अपर तक, यानी कि बिगर प्रेडेटर्स तक, तो ये पूरी की पूरी ये कोरल रीफ से ही शुरू होती है मरीन लाइफ की अगर बात करें तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और कोरल रीफ की बात करें तो ये बड़े अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी, स्केलेटन से बनते हैं। कौन से स्केलेटन होते हैं? तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अभी मरीन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी कि जो मरीन जो जीव हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनके ये स्केलेटन होते हैं, जिसको कोरल्स कहा जाता है। और कोरल जो होते हैं वो एग्जैक्टली कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। स्केलेटन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो और ये काफी हार्ड होते हैं, लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। एक्सोस्केलेटन हम लोग को देखने को मिलते हैं, ड्यूरेबल एक्सोस्केलेटन, जो कि प्रोटेक्ट करके रखते हैं सॉफ्ट सैक लाइक बॉडीज को, यानी कि काफी सारी जो सॉफ्ट बॉडीज होती हैं स्पीसीज वगैरह, तो उनको ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और ये जो एक्सोस्केलेटन रिमेन्स जो होते हैं वो काफी सारे कोरल्स का पाइलअप क्रिएट करते हैं एक समय पर, यानी कि काफी सारी ऐसी जो बॉडीज होती हैं, ये जो स्केलेटन्स हम लोग को मरीन इन्वर्टिब्रेट्स के देखने को मिलते हैं, यानी कि काफी सारे कोरल, तो वो इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद एक कोरल रीफ जो है ये क्रिएट कर लेते हैं, जो कि अभी अपन ने देखा। ये कुछ नहीं है, काफी सारे स्केलेटल बॉडीज थी मरीन की, वो एक साथ इकट्ठी हुई धीरे धीरे करके, और ये कोरल रीफ एक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया इस प्रकार का। तो ये होती है कोरल रीफ। और कोरल का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है एल्गी के साथ, और इसको जूजेंथेले के नाम से जो है वो जाना जाता है, राइट। और एल्गी जो होती है वो कोरल पॉल्प्स बॉडी के नीचे अंडर हम लोग को, यानी कि उसके अंदर देखने को मिलती है, और वो कोरल को खाना प्रोवाइड कराती है। और इन रिटर्न, क्योंकि सिम्बायोटिक रिलेशन है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? गिव एंड टेक, तुम मुझे दो मैं तुम्हें दूंगा, ये वाला रिलेशन हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये इसको खाना प्रोवाइड कराती है और उसके बदले में उसको एल्गी को घर मिल जाता है, राइट। और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और एल्गी जो होती है वो जो कोरल्स के ऊपर वैरायटी ऑफ कलर्स आते हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है, जो मैंने भी आपको बताया था कि ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा है ये एल्गी के कारण दिखाई दे रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स में आता है कि कोरल के ऊपर कलर जो है वो किस कारण है, तो वो एल्गी के कारण है, तो वो चीज आपको स्पेशली याद रखनी है। और कोरल रीफ जो होती है वो पूरे ओशियन फ्लोर्स का 1% से भी कम हम लोग को नजर आता है, बट वो काफी ज्यादा प्रोडक्टिव होती है डाइवर्स इकोसिस्टम के लिए, हमारी धरती के की अगर हम लोग बात करें तो मैंने भी आपको बताया था कि इसलिए इतना ज्यादा सिविल सर्विस में पूछा जाता है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कोरल रीफ, जो कि मरीन सिस्टम को, इकोसिस्टम को मेंटेन करने का काम करती है। और ये इसके पीछे का लॉजिक आपको कैसे पता लगेगा? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी फूड वेब की, छोटी स्पीसीज है वो उससे बड़ी प्रेडेटर्स होते हैं, वो क्योंकि एक साथ कनेक्टेड है। आप सोचो इस फूड वेब के अंदर अगर एक भी स्पीसीज गायब हुई तो पूरा फूड वेब जो है, फूड चेन है, उसको हार्म पहुंचता है। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं कि स्पीसीज को प्रोटेक्ट करके रखना है, स्पीसीज को कंजर्व करना है। क्यों कहा जाता है इतना कि यार ये फलाना स्पीसीज लुप्त हो रही है, उसको लुप्त होने से बचाओ? क्योंकि अगर एक भी स्पीसीज इस पूरे इकोसिस्टम से लुप्त होती है तो उसका हर जाना जो है वो, जो पूरे फूड चेन को जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके उठाना पड़ता है, यानी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेशन हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मानी जाती है कोरल रीफ। और इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी के नाम से भी जाना जाता है, इनकी बायोडाइवर्सिटी के कारण। और जब भी कोरल स्ट्रेस होती है किसी भी चेंजेस के कारण, चाहे वो पोल्यूशन से रिलेटेड हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड हो, तो इनकी एल्गी जो है वो इनसे हट जाती है और ये ब्लीच हो जाते हैं, जो मैंने भी आपको स्टार्टिंग में समझाया था, जो कि कोर कंसेप्ट है इस टॉपिक का। कि क्योंकि क्वेश्चन यही आते हैं कि ये कोरल की ब्लीचिंग क्यों होती है, क्या कारण है? आपके पास कारण मिल गया, एल्गी इससे अलग हो जाती है। और क्योंकि और जब ब्लीचिंग होती है तो इसका कलर निकल जाता है। बट हाँ, एक चीज याद रखना, एक स्टडी के थ्रू ये भी पता लगा है, अभी मेरे ख्याल से कुछ महीने पहले ही अपन ने बात भी करी थी स्टडी के बारे में, कि कोरल कभी मरते नहीं है। टेम्परेचर लेवल वापस अगर डाउन हो जाएगा, क्योंकि मरेंगे इसलिए नहीं क्योंकि अभी अपन ने बात करी स्केलेटल बॉडीज होती हैं, राइट, समुद्र के नीचे वाली, तो स्केलेटल बॉडी लाइफ नहीं है इसके पास। बट इसको कलर चाहिए। कलर कब मिलेगा? जब टेम्परेचर लेवल या ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन अगर नॉर्मलाइज होगी, तो अगेन एल्गी इसके पास आ जाएगी और वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फिर बना देगी, तो फिर ये कलरफुल हो जाएंगे। तो याद रखना, कोरल रीफ कभी मरेंगे नहीं, जैसी टेम्परेचर ठीक हो जाएगा वैसे इनके पास कलर वापस आ जाएगा। तो ये होते हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के कंसेप्ट, जो आपको बिल्कुल क्लियर रखने, और ये 2-3 चीजें बस आपको याद रखनी है इस टॉपिक में।
राइट। और डेड कोरल रीफ जो है वो क्रिप्टिक ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करती है, जो हिडन सी क्रिएचर होते हैं, जिसमें मछलियां होती हैं, स्नेल्स होते हैं, छोटे छोटे केकड़े हो जाते हैं, वॉर्म्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि इसके अंदर रहते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि शिकार से बचने के लिए, राइट। ये चीज है मेन इंपॉर्टेंट। अभी स्टडी के थ्रू पता लगा कि डेड कोरल रीफ जो है वो इन ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करती है, और जो लाइव कोरल रीफ यानी कि जो जीवित होती है, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो एल्गी को यानी कि सपोर्ट करती है, और एल्गी के कारण मछलियां क्या खाती हैं, एल्गी वगैरह खाती है, तो पूरा इकोसिस्टम चलता है, मैनेज चलता है। ये फूड वेब चेन हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। और डेड वाला भी सपोर्ट करता है, क्योंकि वो छोटे स्पीसीज को अपने अंदर छुपा के रखता है ना। ये वाली चीज है, तो ये आपको कंसेप्ट समझना जरूरी था। नेक्स्ट टॉपिक आ गया लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 के बारे में। इस टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले भाई बेसिक चीजें इसके बारे में जान लेते हैं, फिर डिटेल में घुसेंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है वो साल में 2 सालों में एक बार आती है, और ये रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट को रिलीज करती है WWF, राइट, और भी एक बॉडी के साथ मिलकर इसने रिलीज करी है। वो अभी इन डेप्थ में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इस रिपोर्ट के बारे में, तब पूरी चीज कवर करूंगा। अभी इन जनरल आप जानो इस रिपोर्ट के बारे में, और इससे रिलेटेड सिविल सर्विसेज अक्सर क्वेश्चन पूछती है, राइट। और क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक है पहले भी मैं दे चुका हूं, तो वो ये है कि आपका जो सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो एक ही होता है, राइट, दोनों के पेपर। तो फॉरेस्ट सर्विसेज वालों को भी टेस्ट करने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाले जाते हैं। तो ये सब जो रिपोर्ट्स आती है, इनकी डिटेल में चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो कि प्रीलिम्स के लिए काफी हेल्पफुल होती हैं। तो देखो 68% का रिडक्शन पाया गया ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन से, यानी कि पूरी जो पॉपुलेशन है, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, वो गिर रही है। वनजीव आबादी जो है वो गिर रही है, घट रही है। 1970 से लेकर 2016 के आंकड़ों के थ्रू ये पाया गया। 75% हमारी धरती का आइस फ्री लैंड सरफेस जो है, जहां पर आइस नहीं है, वो ऑलरेडी जो है वो ऑल्टर हो चुका है, यानी कि अलग उसमें चेंजेस आ गए हैं काफी ज्यादा। ज्यादा ओशियंस पोल्यूट हो गए हैं। 85% से ज्यादा एरिया जो वेटलैंड का है वो खत्म हो चुका है। ज्यादातर बताया जा रहा है कि इंपॉर्टेंट कॉज इस बायोडाइवर्सिटी लॉस का वो ये है कि लैंड यूज चेंज, हम लोगों ने लैंड को चेंज किया, लैंड के उपयोग को चेंज किया, फॉरेस्ट एरिया को काटकर एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, ये सब एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दिया। प्रिस्टीन हैबिटेट जो है उनको कन्वर्ट कर दिया एग्रीकल्चरल सिस्टम में, वही चीज मैंने आपको अभी बताई। ओशियन जो है उसमें ओवर फिशिंग हो गई, यानी कि मछलियां ज्यादा पकड़ी जा रही है ओशियंस के अंदर से, तो ये वाली चीज है। अब मछलियां ज्यादा पकड़ी जाएगी तो वही फूड चेन डिस्ट्रॉय होगी, जो मैं भी आपको इससे पहले वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुका हूं, राइट। ये वाली चीज है। और ज्यादा लॉस जो है वो पाया गया यूरोप और सेंट्रल एशिया में 57.9% का, और लैंड यूज चेंज के कारण, क्योंकि वहां पर जो फॉरेस्ट एरिया वगैरह है उसको काट के कन्वर्ट कर दिया, एग्रीकल्चर में कर दिया, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, ये सब चीजें बना दी गई। फिर नॉर्थ अमेरिका में 52.5%, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में 51.2%, अफ्रीका के अंदर 45.9% और एशिया में 43%। और सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन का लॉस लैटिन अमेरिका में हुआ 94%, जो कि अलार्मिंग रेट पर बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और ज्यादा जो थ्रेट पहुंचा है वो फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी को पहुंचा है, मीठे पानी को पहुंचा है, यानी कि उसके अंदर रहने वाली जो जीव है उनको पहुंचा है। ये जो फ्रेश वाटर में रहने वाले जो स्पीसीज हैं वो इतनी तेजी से घट रहे हैं, अगर हम लोग कंपेयर करें ओशियन और फॉरेस्ट में रहने वाली स्पीसीज के, तो उनसे काफी ज्यादा तेजी से ये फ्रेश वाटर स्पीसीज में गिरावट नजर आ रही है, घट रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो ये चीज यहां पर बताई गई इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। एक ग्लोबल मैपिंग की गई, उसमें पाया गया कि ह्यूमंस जो है उन्होंने ऑलरेडी काफी सारी नदियां जो है, मिलियंस किलोमीटर नदियों के, उसको ऑलरेडी ऑल्टर कर दिया है, यानी कि हमारी नदियों को भी चेंज कर दिया है। नदियां जो है वो काफी सारी तो लुप्त भी हो गई हैं कई सारी जगहों पर, राइट, क्योंकि उनके डायरेक्शंस को, उनके फ्लो को जो है वो बदल दिया। अब प्रॉपर अगर फ्लो नहीं मिलेगा तो नदियां तो लुप्त होना ही है, पक्का ही है। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। इंडिया जो है वो मेगा डाइवर्स कंट्री है, काफी सारी वेराइटीज हम लोग को स्पीसीज की नजर आती है। 45,000 से ज्यादा हमारी यहाँ प्लांट की स्पीसीज है, और सिर्फ हमारे यहाँ जो पूरे दुनिया भर का लैंड एरिया वो 2.4% का है, और इसमें ऑलरेडी 6 प्लांट की स्पीसीज जो है वो लुप्त हो चुकी हैं। ये IUCN की रेड लिस्ट का डेटा है। तो ये तो एक बेसिक चीज आपने जानी इस रिपोर्ट के बारे में, बट अब थोड़ा सा डेप्थ में इस रिपोर्ट को हम लोग देखेंगे, क्योंकि एक आर्टिकल में मैंने देखा था तो सिर्फ इतनी ही चीजें मौजूद थी, तो इसलिए दूसरे आर्टिकल भी आपके लिए यहाँ पर मेंशन किया है। क्योंकि मेन जो अपना कंसर्न होता है, मैं इसलिए काफी सारे सोर्सेज से चीजों को देखता हूं और कोशिश करता हूं कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको यहां पर प्रोवाइड कराऊं। द रीजन बीइंग इज कि आपको एग्जाम निकालना है, मेन फोकस है आपके एग्जाम निकलने का। तो इसलिए यहां पर जो कंटेंट आपको मिलता है वो बेस्ट मिलता है, और मैं जो जितने डेप्थ तक जिस चीज को पढ़ाता हूं, सिर्फ आपको उतने डेप्थ तक ही पढ़ना है। उससे ज्यादा कोई R&D करने की आपको जरूरत नहीं है, रिसर्च करने की जरूरत नहीं है एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। अगर करोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, मैं बता देता हूं। बाकी अगर आपके पास टाइम हो तो कर लेना।
मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब होता है कि अगर आप रेगुलरली मेरा लेक्चर फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ो, उसके अलावा अपने जनरल स्टडीज के टॉपिक फिनिश करो। उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप 50 चीजें और पढ़ लेना, क्योंकि आप जानते हो कि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारी चीज आपको मिलेंगी, बट जो ये यहां पर जो आप पढ़ते हो वो एग्जामिनेशन क्लियर करने के परस्पेक्टिव से पढ़ते हो। ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा से बता रहा हूं। चलो एनीवे, अब इस रिपोर्ट को डिटेल में देखेंगे। इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF का फुल फॉर्म है, इसके द्वारा रिलीज की गई ये रिपोर्ट है। क्या है ये? इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट। ये याद रखना, ये चीज भी प्रीलिम्स में आ सकती है। और ये जो रिपोर्ट है इस साल की, इसने WWF इंटरनेशनल ने जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के साथ कोलैबोरेट करते हुए ये रिपोर्ट निकाली। 13वां एडिशन है, बाइनियल रिपोर्ट है, 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट आती है और पूरे दुनिया भर की जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है उसको ट्रैक करने वाली ये रिपोर्ट होती है, यानी कि इसमें काफी डिटेल में चीजें मेंशन होती है वाइल्ड लाइफ के बारे में। इस रिपोर्ट में क्या क्या पाया गया? 1970 से लेकर 2016 तक हमने अभी तक 68% वर्टिब्रेट स्पीसीज की पॉपुलेशन में डिक्लाइन पाया, यानी कि डिक्लाइन हो गया, यानी कि खत्म हो गए, डिक्रीज हो गए 68% तक वर्टिब्रेट स्पीसीज की पॉपुलेशन में। और लिविंग प्लैनेट इंडेक्स जो है गाइस, इसकी रिपोर्ट यूज की जाती है ये कैलकुलेट करने के लिए कि कितनी वाइल्ड लाइफ में डिक्लाइन हुआ है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है इसमें। तो ये 68% सॉरी वर्टिब्रेट स्पीसीज में डिक्लाइन हुआ, और 84% डिक्लाइन जो हुआ फ्रेश वाटर हैबिटेट में, जो कि सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। वही चीज अपन ने वहां पर बात करी थी, बट 84% है। इसके बारे में एक जनरल आइडिया रखो बस आप। स्टेट सिविल सर्विसेज ये याद रख लेना, और यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी फ्रेश वाटर हैबिटेट के लिए 84% थोड़ा सा याद रखना। मैं अक्सर डेटा वगैरह बोलता नहीं हूं याद रखने के लिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हुआ है डिक्लाइन, इसलिए आपको एटलीस्ट ये डेटा थोड़ा सा पता होना चाहिए। और ये इक्विवेलेंट कितना है कि हर साल 4% हो रहा है। अगर हम लोग कैलकुलेट करें इसको 1970 से 2016 तक, हर साल 4% का डिक्लाइन बताया गया। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। और एवरेज 2/3 डिक्लाइन जो है ग्लोबल पॉपुलेशन का मैमल्स का स्पीसीज की अगर हम लोग बात करें तो मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिश, इन स्पीसीज का हुआ है। और मात्र 50 सालों से भी कम में ये बड़ा डिक्लाइन पाया गया है, बताया गया है। और ये बताया जा रहा है कि एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन के कारण हम लोग को देखने को मिला है, और साथ ही साथ इसने कंट्रीब्यूट किस चीज के ऊपर किया है? जूनोटिक डिजीज के ऊपर किया है, क्योंकि ये सब जो स्पीसीज जो लुप्त हो रही हैं और जो प्रॉब्लम्स हम लोग को एट प्रेजेंट देखने को मिल रही है ह्यूमंस के कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, इस प्रकार की ह्यूमन की डिस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के कारण, तो उसके चलते ये महामारियां भी आ रही है, राइट। जैसे कि अभी कोरोना वायरस किससे आया? एनिमल जूनोटिक स्पीसीज, ये जूनोटिक डिजीज इसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि ये एनिमल्स के थ्रू आया है कोरोना वायरस। पता है ना, इसके बारे में अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इसको देखो, इन्होंने रिलेट भी, रिपोर्ट ने भी रिलेट किया इसके ऊपर। और हालांकि आपने अगर मेरे पहले लेक्चर्स को पढ़ा होगा, देखा होगा, तो हमने इसके बारे में ऑलरेडी पहले डिस्कस भी किया था। उस समय आर्टिकल में मेंशन नहीं था, मैंने आपको बताया भी था कि आप अपने आंसर को इस प्रकार से रिलेट करेंगे। तो आप देखिए यहां पर आपको बकायदा रिपोर्ट में भी ये चीज लिंक नजर आ रही है, राइट। तो आंसर में जरूर लिखिएगा कि जो डिस्ट्रक्शन आज की डेट में हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ह्यूमंस ने जो हालत खराब करके रखी हुई है, तो उसका एक इम्पैक्ट हेल्थ को लेकर भी और इस प्रकार की खास तौर से पेंडेमिक्स, महामारियों को लेकर भी नजर आ रहा है, देखने को मिल रहा है, जो कि सामने है चीज आज की डेट में। 75% धरती का आइस फ्री लैंड जो है वो ऑल्टर कर दिया गया है। ज्यादातर ओशियन जो है वो पल्यूट हुए हैं। 85% जो एरिया है वेटलैंड का, 85 से ज्यादा परसेंट वेटलैंड का एरिया जो हम लोग को नजर आ रहा है, वो पूरी की पूरी ह्यूमन एक्टिविटी के कारण खत्म हो गया है, लुप्त हो गया है। और 5 में से 1 प्लांट जो है वो एक्सटेंशन, लुप्त होने की कगार में बताया जा रहा है, राइट। तो ये चीज यहां पर सामने आ रही है, हर 5 में से 1 प्लांट, तो ये बहुत डेंजरस बात है। और क्या क्या फैक्टर्स हैं डिक्लाइन होने के? तो लैंड यूज का चेंज किया गया, यानी कि लैंड को हम लोगों ने ऑल्टर किया, फॉरेस्ट एरिया को काटकर एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन और इन सब चीजों में उपयोग में लाया। इसके अलावा ट्रेड किया, वाइल्ड लाइफ का उपयोग किया, वाइल्ड लाइफ का, क्योंकि चाइना वुहान के अंदर यही तो हुआ है जहां पर ये मतलब कोरोना वायरस जहां से उभरा है, निकल कर आया है, तो वो जो प्लेस है वो वहां पर यही सब जो स्पीसीज है, वाइल्ड स्पीसीज, इनको मारा जाता था, काटा जाता था। तो वही इसी का ही रिजल्ट सामने आ रहा है, देखने को मिल रहा है। और नेचुरल हैबिटेट का लॉस, उनकी जो जगह है रहने वाली वो खत्म हो गई, क्योंकि इसको आप रिलेट कर सकते हो लैंड यूज चेंज के साथ, है ना। इसके अलावा डिग्रेड हुआ और डिफॉरेस्टेशन सामने नजर आया, और पूरी की पूरी फूड प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसमें हानि हम लोग को देखने को मिली। इसमें फूड वेब वगैरह का भी आप उपयोग कर सकते हैं कि अगर एक भी प्राणी एक्सटेंड होता है तो उसके जो ऊपर वाला जो उसका प्रेडेटर होता है, उसका जो शिकारी होता है, तो वो भी अल्टीमेटली उसको भी नुकसान पहुंचता है, कहीं ना कहीं से उसको भी कॉम्प्रोमाइज होता है, राइट। और उसके भी नंबर्स गिरने लगते हैं, राइट।
इंडिया के सिनेरियो की बात करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के अंदर पूरे दुनिया भर की जो जमीन है, लैंड शेयर है, वो 2.4% है। और इंडिया के अंदर 8% ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी और 16% ग्लोबल पॉपुलेशन हम लोग को देखने को मिलती है स्पीसीज की। और 12% उसके मैमल्स, 19% एम्फीबियंस और 3% बर्ड्स पिछले 50 सालों में जो है वो लुप्त हो गए, खत्म हो गए। इसके अलावा इंडिया का जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पर पर्सन हम लोग को देखने को मिलता है, तो वो 1.6 ग्लोबल हेक्टेयर पर पर्सन से भी कम बताया जा रहा है। अब देखो, पहले तो समझो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता क्या है, तब जाकर ये वाला स्टेटमेंट पूरा क्लियर होगा। तो उसके लिए अपन डेफिनेशन देखेंगे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की। तो देखो, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब सिंपल तौर से ये समझना कि ये एक एरिया है, इस एरिया पर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फिश हैं, वुड है यानी कि लकड़ी, फाइबर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन हम लोग को देखने को मिलता है फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू, राइट, उसके उपयोग के थ्रू, क्योंकि फॉसिल फ्यूल का उपयोग करते हैं ह्यूमंस, आपको पता होगा, पेट्रोलियम वगैरह ये सब जो चीज हम लोग देख रहे हैं, राइट। और स्पेस है बिल्डिंग बनाने की, रोड्स बनाने की। तो जो पूरी ओवरऑल चीजें एक एरिया पर जिसका ह्यूमन उपयोग करते हैं, और ये पूरी चीजें काय की है, बायोलॉजिक की, क्योंकि धरती है, धरती का ही सब कुछ, जो भी मटेरियल अपन यूज कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, धरती का कर रहे हैं। हर एक चीज जो है वो धरती की है, इस हम लोग को देखने को मिलती है। तो इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो ये जो एरिया है पूरा का पूरा, अगर हम इंडिया की बात करें तो पर पर्सन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट यानी कि एक व्यक्ति कितना इकोलॉजी के ऊपर बर्डन डाल रहा है या कितना उपयोग कर रहा है इकोलॉजी का, तो वो 1.6 ग्लोबल हेक्टेयर पर पर्सन से भी कम है, जो कि काफी बड़ी बड़ी कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी कम बताया जा रहा है। बट हमारी कंट्री का पॉपुलेशन साइज काफी ज्यादा है, जिसके चलते ये ग्रॉस फुटप्रिंट जो है वो काफी हाई नजर आता है। अगर दूसरी कंट्री से कंपेयर करें तो कम है, बट पॉपुलेशन वाइज अगर हम लोग देखें तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि पर पर्सन बहुत ज्यादा उपयोग करता है हमारी इकोलॉजी के ऊपर, यानी कि हमारी मतलब कंट्री में जो भी चीज अवेलेबल है, कंट्री नहीं, हमारी जो लैंड बोलेंगे हम लोग, कि हमारी जो इंडिया की जो टेरिटरी है पूरी, उसमें जितनी भी चीजें अवेलेबल है, फॉरेस्ट है, और अगर हम लोग बात करें फिश है, यानी कि जो रिवर्स वगैरह के थ्रू जो मछलियां वगैरह देखने को मिलती हैं, रोड्स हम लोग बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन जो हमने किया, तो जो ये धरती का उपयोग जो किया हमने, राइट, तो वो हमने बहुत ज्यादा किया है। और रिफॉर्म आज की डेट में जो सजेस्ट किए गए हैं वो यही किए गए हैं कि हम लोग को अपने फूड प्रोडक्शन और ट्रेड को और भी ज्यादा अच्छा एफिशिएंट बनाना है, और इकोलॉजी को सस्टेन करके रखना है, वेस्ट को कम से कम करना है, और किसको फेवर करना है, हेल्दियर और एनवायरमेंटल फ्रेंडली डाइट को, यानी कि हेल्दी डाइट को और एनवायरमेंट फ्रेंडली डाइट को जो है वो प्रमोट करना है। और रिपोर्ट ने ये चीज बोली है कि ह्यूमैनिटी जो है वो नेचर के डिस्ट्रक्शन को इंक्रीज कर रही है, यानी कि ह्यूमन जो है वो नेचर को जो है वो डिस्ट्रक्ट करते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, ये चीज हम लोग देख रहे हैं। और उसका इंपैक्ट काफी डेंजरस बताया जा रहा है, काफी हानिकारक बताया जा रहा है। और ना ही सिर्फ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बल्कि ह्यूमन हेल्थ का भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो कि आप कोरोना वायरस से देख ही सकते हैं। ग्लोबल पैंडेमिक जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो ह्यूमन ने जो डिस्ट्रक्शन किया, उसने जो नेचर को जो डिस्ट्रॉय किया, नेचर के साथ जो छेड़खानी करी, उसका इंपैक्ट आज जो है वो भुगत रहे हैं हम लोग कोरोना वायरस के चलते। और काफी सारे साइंटिस्ट ने तो ये भी कहा है ये तो शुरुआत है, आने वाले कुछ समय में और भी काफी सारी चीजें आ सकती हैं। इसमें एक चीज और आप रिलेट करना टेम्परेचर की, वो ये है कि हमारी जो टेम्परेचर में क्या होता है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होने के कारण क्या हो रहा है, काफी सारे ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहा है। साइंटिस्ट रिसर्चर का ये भी कहना है कि ग्लेशियर्स के नीचे भी काफी सारी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, जो कि अगर वो मेल्ट होके बाहर आएंगे तो क्वाइट पॉसिबल कि वो काफी डेंजरस भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके बारे में किसी को नहीं पता, अभी तक ये स्टडी नहीं हुई है कि वो बर्फ के नीचे क्या चीज है। और कई बार बताया जा रहा है कि हाँ, ऐसे माइक्रोब्स भी हो सकते हैं जो कि बहुत बुरी तरह से कोरोना वायरस से घातक बीमारियां जो है वो फैला सकते हैं। समझ रहे हो बातों को? तो ये चीज इस तरीके से भी आप अपने आंसर में मेंशन करेंगे चीजें कि थ्रेट और क्या हो सकते हैं, क्योंकि हर एक पर्सपेक्टिव आपको मेंशन करना है ना अपने आंसर में, कि जब कल को आप आईएएस आईपीएस बनोगे तो आपको पूरे इन फ्यूचर क्या क्या डेंजरस हो सकते हैं या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, संभावनाएं क्या है, तो पूरी चीज को आपको कवर करके चलना है। इसलिए संभावनाओं को अगर हम लोग देखेंगे कि ये चीजें हो सकती है, घातक चीजें हो सकती हैं, तब जाके तो आज हम लोग प्रोटेक्टिव एक्शन जो है वो ले सकेंगे कि आने वाले जो घातक जो परिणाम होंगे या जो भी इश्यूज होंगे तो उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकें। तो अभी उसके लिए जो है वो प्रोटेक्टिव मेजर लेने पड़ेंगे, प्रिवेंटिव मेजर लेने पड़ेंगे, है ना। तो इस तरीके की आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि लगना चाहिए कि यार आप एक मतलब ऐसी आपकी थॉट प्रोसेस है एक ऑफिसर की, कि ऑफिसर फॉरवर्ड और फ्यूचर विजन जो है वो देख के चलता है। तो ये चीज आप मेंशन करें इस एग्जांपल्स के थ्रू, राइट। तो ये वाली चीज है। और कहा गया है कि अनप्रेसिडेंटेड
और कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल एक्शन हम लोग को लेना है, यानी कि एक ऐसा एक्शन हम लोग को लेना है कि एक बार हमने लिया तो उसकी वापसी नहीं होनी चाहिए, कि उसको कंटिन्यूअसली लेना है। पता लगे कि कुछ समय तक तो जोश जोश में अच्छा कर लिया, फिर पीछे हट गए, फिर स्थिति वही की वही हो गई, राइट। और ये वाली चीज है। और हम लोग ने जो लॉस किया है उस लॉस को अब रिजर्व करने की आवश्यकता है, राइट। और जो लॉस बायोडाइवर्सिटी को हुआ है, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को हुआ है पूरे दुनिया भर में, पूरे धरती में हमारी, राइट। तो इस डिकेड के एंड तक बताया जा रहा है कि हम लोग को काफी कुछ मेजर्स जो है वो लेने पड़ेंगे अगर हम लोग को स्थिति को सही करना है तो। और ये लिविंग प्लैनेट की रिपोर्ट क्या है, तो हर 2 साल में एक बार आती है, ये WWF रिलीज करती है। एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है पूरे दुनिया भर की बायोडाइवर्सिटी और प्लैनेट की हेल्थ कैसी है उसको लेकर ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है, नजर आती है। और रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो रिपोर्ट के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू हम लोग को देखने को मिलता है नेचुरल वर्ल्ड का, की स्टेट क्या है नेचुरल वर्ल्ड की, राइट। और ये लिविंग प्लैनेट इंडेक्स के थ्रू होता है। और लिविंग प्लैनेट इंडेक्स क्या है, तो एक मेजर हम लोग को देखने को मिलता है पूरे दुनिया भर की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, राइट। तो ये पॉपुलेशन ट्रेंड्स के ऊपर बेस्ड होता है कि वर्टिब्रेट्स की कितनी पॉपुलेशन है टेरिस्टेरियल रीजन पे, फ्रेश वाटर में या मरीन हैबिटेट में, समुद्र के नीचे कितने स्पीशीज हैं और कितनी तेजी से गिरावट इनकी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये सब कुछ चीजें हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है, तो ये अपन ने देख ही लिया। और आज की डेट में ये जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है ये डेवलप किया जाता है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा, जो कि एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है। और ग्रीन हाउस गैस एमिशन के जो फुटप्रिंट होते हैं और जो कार्बन फुटप्रिंट होते हैं, तो ये भी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के ही कंपोनेंट है, राइट। और ह्यूमन ने जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की जो अगर हम लोग बात करें कि ये ह्यूमन का जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट 2014 में वो 1.7 प्लैनेट अर्थ का हम लोग को देखने को मिला था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ह्यूमन की डिमांड जो है, जो अर्थ का पूरा इकोसिस्टम है उसके कंपैरिजन में 1.7 टाइम ज्यादा है। यानी कि अगर मान के चलो इस जगह पर पूरे फॉरेस्ट है, राइट, इस जगह पर फॉरेस्ट है, तो ह्यूमन की डिमांड जो है वो इससे 1.7 टाइम जो है वो ज्यादा है, यानी कि इससे डबल होने से जो है वो थोड़ी सी कम हम लोग को नजर आ रही है। यानी कि धरती में मान के चलो एक सेब है, ठीक है, धरती में एक सेब है और खाने वाले मान के चलो एक सेब एक व्यक्ति खा सकता है, बट खाने वाले 2 लोग हैं। तो डिमांड हमने क्या करी, ज्यादा करके रखी, यानी कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है धरती के रिसोर्सेज का। ये चीज कहने की यहां पर बात की जा रही है, राइट। तो ये वाली चीज है। और नेशनल फुटप्रिंट अकाउंट्स 2014 के अकॉर्डिंग इंडिया की जो बायो कैपेसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली 0.5 ग्लोबल हेक्टेयर पर पर्सन की हम लोग को देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि बायो कैपेसिटी डेटर है हम लोग, यानी कि हम ज्यादा जो है वो कर रहे हैं। मतलब इंडिया जो है, इंडिया भी 148% ज्यादा डिमांड कर रहा है नेचुरल रिसोर्सेज के सप्लाई से। इसका मतलब यह हुआ कि एक फल है और खाने वाले एक नहीं है, 1.5 लोग हैं। 148% की बात हो रही है, खाने वाले 1.5 लोग हैं। तो ये चीज हमारी एक्स्ट्रा डिमांड जो है वो बताई जा रही है, 148% डिमांड है, ठीक है। तो ये चीज है कि जितना रिसोर्स अवेलेबल नहीं है उससे ज्यादा तो हम लोग डिमांड कर रहे हैं, तो ये एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। होपफुली पूरी चीजें डिटेल में अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, इंक्लूडिंग टर्म्स ऑल्सो, क्योंकि टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है जानना, जैसे कि फुटप्रिंट क्या होते हैं, ये सब चीजें क्या होती हैं। हालांकि फिगर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, ये सब फिगर वगैरह याद रखने की आवश्यकता नहीं, बट हाँ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और एक आइडिया होना चाहिए कि क्या स्थिति चल रही है। जैसे कि आप अगर अपने मेंस में ये लिख देंगे 148% या अप्रोक्सीमेटली 150%, या फिर ये लिख सकते हैं जितना रिसोर्सेज नहीं उससे ज्यादा डिमांड है, तो भी काम हो जाएगा और अच्छा लगेगा आंसर, राइट। आगे की बात करेंगे, प्रोजेक्ट डॉल्फिन का अनाउंसमेंट हो गया है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन हम लोग को देखने को मिल रही है, हमारे ऑनरेबल इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट करी है सरकार के प्लान की कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च किया जाना है। और रीसेंट इंडिपेंडेंस डे की स्पीच के दौरान ही उन्होंने ये वाली चीज कही थी, और अभी जो है ये लॉन्च हो गई है। और इसमें दोनों ही डॉल्फिन्स की बात की जा रही है, जो हमारी नदियों में रहती है और मरीन में जो डॉल्फिन्स हम लोग को देखने को मिलती है जो रहती है, दोनों में ही जो है इनको बचाने के लिए कहा जा रहा है कि नदी और समुद्री डॉल्फिन को। और इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है पूरे प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है, जैसा प्रोजेक्ट टाइगर है ना, उसी के आधार पर हम लोग को प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी देखने को मिल रहा है। और गैंगेटिक डॉल्फिन की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं। और ये अंधी होती है, आप लोग जानते हैं इसके बारे में, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ। डॉल्फिन अंधी होती हैं। ये अपने शिकार को कैसे पकड़ती हैं, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू, अल्ट्रासोनिक साउंड्स के थ्रू ये अपने शिकार को पकड़ती हैं। इनकी जो अल्ट्रासोनिक साउंड है वो जाती है शिकार के पास तक, और वो रिवर्ट होके जब आती है तो उनको पता लग जाता है कि शिकार इस डायरेक्शन में इस जगह पे, तो उसको जाके पकड़ लेती हैं ये। और इनको सूसू कहा जाता है क्योंकि आवाज निकालती है इस प्रकार की, तो इसलिए इनको सूसू कहा जाता है, राइट। और ये ज्यादातर हम लोग को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलती है, स्पेशली गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना में, और कर्णफुली सांगू रिवर सिस्टम में, और गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज है वहां पर हम लोग को नजर आती है। इनको जो खतरा है वो है डैम्स के कंस्ट्रक्शन से, पॉल्यूशन से, और जो एक्सेसिव सिल्टिंग हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि जो मल
की अगर हम लोग बात करें, जो ज्यादातर मल वगैरह जो है या फिर वेस्टेज वगैरह जो है जिस प्रकार से रिवर्स में एंटर होता है, तो उसके कारण इनको काफी परेशानी है। सैंड माइनिंग्स के कारण इनको काफी प्रॉब्लम है, थ्रेट है, राइट। और इसको रिकॉग्नाइज किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एज अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल। तो डॉल्फिन हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, याद रखिएगा। आसाम की ये ऑफिशियल एनिमल है, ठीक है, तो ये चीज भी याद रखनी है। आईयूसीएन का स्टेटस इसका एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है। सीआईटीईएस के अंदर ये अपेंडिक्स 1 में मोस्ट एंडेंजर्ड कैटेगरी में बताई जा रही है, और सीएमएस के अंदर ये अपेंडिक्स 2 में है। इसके अलावा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा 5 अक्टूबर को नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे ऑब्जर्व करती है। तो ये चीज याद रखना, नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड, प्रोजेक्ट डॉल्फिन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो एक अच्छी न्यूज सामने नजर आई है इंडिया के लिए। इंडिया के अंदर कृष्णा गोदावरी बेसिन में, ये यहां पर एक कृष्णा गोदावरी बेसिन आपको यहां पर नजर आ रही है, तो यहां पर जो है बताया जा रहा है कि हम लोग को मीथेन मिला है, और ये काफी अच्छी बात है। मीथेन जो होता है वो नेचुरली अकरिंग हम लोग को फॉसिल फ्यूल देखने को मिलता है, और ये पोल्यूशन वगैरह भी नहीं करता, तो ये एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा होता है। तो जो रिसर्चर्स हैं ARI के अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के, इन्होंने पाया है मीथेन हाइड्रेट डिपॉजिट। ये कहां पर पाया है? कृष्णा गोदावरी बेसिन में, और ये बायोजेनिक ओरिजिन का हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इसके सिग्निफिकेंस, इसके महत्व की बात करें तो बताया जा रहा है कि काफी कम मात्रा में भी अगर ये हम लोग को मीथेन हाइड्रेट मिल जाता है इस फॉर्म में, ये बायोजेनिक फॉर्म में, तब इससे क्या होगा कि पूरे दुनिया भर में जितना भी फॉसिल फ्यूल है उसका दुगना ये यहां पर होगा। यानी कि अगर हम लोग को कम मात्रा में मिलेगा तो भी ये इतना काम कर जाएगा कि पूरे दुनिया भर में जितने जितने फॉसिल फ्यूल्स हैं, रिजर्व हैं, हम लोग को देखने को मिल रहा है पूरे दुनिया भर में, उससे दुगना हो जाएगा। तो इंडिया के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज हो जाएगी। आज के समय पे हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव वे पर फोकस कर रहे हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली वे पर फोकस कर रहे हैं कि हम लोग जो है वो फ्यूल को इंपोर्ट ना कराएं, और हम लोग जो है वो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ढूंढ रहे हैं कि सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इस पर फोकस करें, राइट, जिससे कि पोल्यूशन वगैरह कम हो एनवायरमेंट में। तो ये बेहतरीन सोर्स है उसका मीथेन, ये चीज यहां पर बताई जा रही है। रिसर्चर्स ने प्रेडिक्ट किया हुआ है कि जो रेट है बायोजेनिक मीथेन जनरेशन का कृष्णा गोदावरी रीजन पे, तो वो बताया जा रहा है कि इन टोटल जो डिपॉजिट है वो 0.56 से लेकर 7.68 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का बताया जा रहा है। हालांकि ये सब फिगर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना कि काफी अच्छी क्वांटिटी में प्रिडिक्शन है। अब और देखो, पहली बात तो प्रीलिम्स में आएगा नहीं क्योंकि प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन प्रीलिम्स वगैरह में नहीं आती है। मीथेन क्या होता है ये आ सकती है, तो मीथेन के बारे में जान लेते हैं। तो क्लीन और इकोनॉमिकल फ्यूल है, ये सस्ता पड़ता है और एनवायरमेंट के लिए भी काफी अच्छा होता है। ये मीथेन का साइंटिफिक नेम याद रखना CH4। मीथेन का साइंटिफिक नेम नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, CH4 मीथेन। तो धरती के अंदर मीथेन जो है CH4 नेचुरल अकरिंग गैस हम लोग को देखने को मिलती है। ज्यादातर जो मीथेन है वो जो प्रोड्यूस होती है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होती है। ये जो माइक्रोब्स के कारण हम लोग को देखने को मिलती है, और ये माइक्रोब्स जो होते हैं वो अंडरग्राउंड नेचुरल गैस से अकर होते हैं। या फिर अगर हम लोग बात करें माइक्रोबियल लाइफ की, तो आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, बचपन में पढ़ा भी होगा कि गाय जो होती है, गाय के पेट में ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। और भी काफी सारे एनिमल्स हैं जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग को इस प्रकार के माइक्रोब्स देखने को मिलते हैं जो कि ये मीथेन वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, राइट। और बट मीथेन जो है वो एबायोटिक प्रोसेस के थ्रू भी होती है, यानी कि जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, एबायोटिक सोर्स के थ्रू भी होती है, जैसे कि रॉक्स वगैरह हो गए, स्प्रिंग्स हो गए, एक्यूफायर वगैरह हो गए। एक्यूफायर जो नीचे से पानी नहीं निकलता, जमीन के नीचे से पानी जो प्रेशर में निकलता है, वैसे ही सेम स्प्रिंग्स भी होती है। तो वहां पर भी ये पाए जाते हैं, हम लोग को देखने को मिलते हैं। बट स्टडी में ये पाया गया कि जो कृष्णा गोदावरी रीजन पे ये जो मिल रहा है हम लोग को, तो ये एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू मिल रहा है, जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन एटम का रिएक्शन हुआ है लो टेम्परेचर में, तब उस समय ये बना है। और कहा जा रहा है कि अगर ये एक बार एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, चाहे वो धरती का एटमॉस्फेयर हो या मार्स का एटमॉस्फेयर हो, तो वो एकदम से जो होता है वो खत्म हो जाता है, यानी कि शॉर्ट लाइफ इसकी हम लोग को देखने को मिलती है धरती के एटमॉस्फेयर में। और मीथेन के कॉन्सेंट्रेशन धरती के अंदर बताया जा रहा है कि 1800 पार्ट्स पर मिलियन का है। हालांकि ये याद नहीं रखना आपको। इसके अलावा देखो, मीथेन तो ये हो गया। मीथेन हाइड्रेट क्या होता है ये जान लो आप। तो मीथेन हाइड्रेट कब बनते हैं? जब हाइड्रोजन और वाटर और जो मिक्सचर हम लोग को बॉन्ड जो है वो नजर आता है, दिखाई देता है। और मीथेन गैस जो होते हैं वो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर जो ओशियंस के अंदर होते हैं, तो उस दौरान बनते हैं। यानी कि ओशियन के नीचे जब हाई प्रेशर होगा और लो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर कम होगा, तब उस समय ये मीथेन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। बट शर्त ये है कि वाटर, पानी जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना के रखे, राइट। तो वाटर और हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग होती है उसके थ्रू ये मीथेन हाइड्रेट बनते हैं। यहाँ पर मीथेन की बात नहीं हो रही, मीथेन हाइड्रेट की बात हो रही है। और कब? तो ये याद रखना, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर जो ओशियन के अंदर, तब ये बनते हैं। और 1 क्यूबिक मीटर मीथेन हाइड्रेट जो है वो 160 to 180 क्यूबिक मीटर
मीथेन के बराबर होता है, यानी कि इतना उसके अंदर मीथेन होता है एक हाइड्रेट के अंदर। तो इसलिए अभी जो स्टडी में पाया गया है वो यही पाया गया कि हाइड्रेट्स हम लोग को मिले। देखो आप यहाँ पे हाइड्रेट डिपॉजिट जो है वो पाया गया, इसलिए तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर ये थोड़ा सा भी अगर हम लोग को मिल जाएगा तो पूरे दुनिया भर में आज की डेट में जितने भी फॉसिल फ्यूल के रिजर्व्स हैं उसका दुगना ये होगा। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है और बहुत बड़ी खुशखबरी और इंपॉर्टेंट भी है। तो याद रखिए कृष्णा गोदावरी की थोड़ी लोकेशन और ये मीथेन के बारे में याद रखना आपकी मीथेन हाइड्रेट यहाँ पर मिले हैं उसके डिपॉजिट, राइट। अभी आगे चल के इसके ऊपर और भी रिसर्च हम लोग को देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये मैप है आप लोगों के सामने जिसमें बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर ये अवेलेबल है। ये जो येलो कलर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये मिल चुके हैं, यानी कि रिकवर हो गए हैं अभी तक, यानी कि पता लग गया कि यहाँ पर है, डिस्कवरी हो गई, रिकवर होगा। और इसकी अगर बात करें रेड वाली, तो इस पर अभी अनुमान लगाया गया है, बताया गया है सैटेलाइट्स वगैरह के थ्रू, वेरियस डिवाइसेस के थ्रू कि यहाँ पर होने की उम्मीद है मीथेन डिपॉजिट्स की। ठीक है, तो ये वाली चीज है जिसका एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। और जो मैंने ये पढ़ाया आपको, ये देखिए आप हिंदी में है, ये पूरा जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये पूरा हिंदी में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो रिपीटेड न्यूज है ये, और हालांकि एक गुड न्यूज भी अगेन एक और, कि आसाम के अंदर जो काफी महीनों से जो आग लगी हुई थी तेल के कुएं में, जिसको अपन ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो वो आग जो है बताया जा रहा है कि अभी ये जो है वो कुछ हफ्ते, 1-2 हफ्ते और लगेंगे, ये पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इसमें एक कुआं जो था उससे आग जो है वो बुझ गई है, यानी कि एक कुएं में जो आग लगी थी, कुआं नंबर 5 था, हालांकि वो याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो सक्सेसफुली यहाँ पर जो ऑफिशियल जो थे, अथॉरिटीज जो थी, उन्होंने क्या किया था, उस कुएं के अंदर से जो लीकेज हो रहा था, तो उस लीकेज को प्रोडक्शन के पर्पस में उन्होंने उपयोग में लेना शुरू कर दिया। और एक तरफ जो है वो उन्होंने उसको जलाने के, ब्लो आउट करने के पर्पस से उसको जो है वो ले लिया कि जल्दी से जल्दी जो है वो जितनी भी इस कुएं के अंदर गैस है वो जल्दी से जल्दी निकल जाए, और थोड़े अमाउंट में गैस जो है, पार्शियली गैस जो है उसको प्रोडक्शन उसका करवा दिया जाए, जिससे कि यहाँ पर स्थिति कंट्रोल हो जाए। तो हो गई है स्थिति कंट्रोल, बट अभी आग जो है वो बताया जा रहा है कि बुझने में कुछ और हफ्ते जो है वो शायद लग सकते हैं, बट ज्यादा समय अब नहीं लगेगा, क्योंकि सक्सेसफुली जो है ये चीज हो गई है। आप देखो ये आसाम के किस क्षेत्र पे हुई थी, यहाँ पर आप ईस्टर्न असम में ये हुई थी। तो उसकी बेसिक डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। ये कुएं के अंदर जो आग लगी थी, 3 महीने से भी ज्यादा हो गया जब ये आग हम लोग को देखने को मिली थी, और कहा जा रहा है कि कुछ और हफ्तों के अंदर ये कंट्रोल में हो जाएगी पूरी तरह से। और हुआ ये था कि नेचुरल गैस और ऑयल जो है वो इस क्षेत्र का, हम लोग को ऑयल फील्ड जो बागजन जो ईस्टर्न असम क्षेत्र में तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वहां पर ये आग लग गई थी। तो हुआ ये था, लीकेज हुआ था, और लीकेज के कारण एकदम से आग लग गई और बहुत ही बुरी स्थिति जो है वो यहाँ पर हुई थी। अब आग लगने के पीछे एक बहुत मेन कंसर्न जो था वो था डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। ये मैं आपको ऑलरेडी पूरी केस स्टडी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले। आप प्रीवियस ट्यूटोरियल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी चीजें आसाम के केस के बारे में, पूरा काफी कुछ चीजें हमने बात करी थी इसके बारे में। बट डिब्रू साइखोवा ये नेशनल पार्क जो है, मैं चाहूंगा इससे रिलेटेड आपने नोट्स बना लीजिए। इस पार्क से रिलेटेड जो बेसिक चीजें हैं, फैक्ट्स, बस बेसिक कुछ फैक्ट्स, वो बस आप याद करिएगा, थोड़े से रखिएगा, यानी कि नोट्स बना के लिखिएगा, और पेपर 1 के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर यहाँ पर जीएस पेपर 1, 2, 3 लिख दिया करो, तो मैं आपको बता दिया करूंगा जब बाई चांस अगर ना लिख पाऊं, तो जैसे कि ये पेपर 1 में है, आप नोट डाउन कर लो। क्योंकि क्या होगा, जब मैं ये मैगजीन बनाऊंगा ना, तो उस समय वो मैगजीन बहुत गंदी देखेगी, क्योंकि उसको पता है एक ये होमवर्क को पेपर 1 पेपर 2 में अरेंज करना वो बहुत एक तो डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो और अभी अपने पास कोई ऐसा टीम भी नहीं है कि किसी को मैं अलॉट करूं, रख पाऊं, तो इसीलिए थोड़ा सा भी कुछ समय तक कंसिडर करो। और वैसे तो ये होमवर्क जो होता है वो एक्स्ट्रा काम मैं आपको देता हूं, तो थोड़ा सा काम आप लोग भी कर लिया करो, राइट। इतना तो कर ही लोगे ना शायद मेरे लिए आप लोग। तो देखो ये सिर्फ आपको लिखना है यहाँ पर पेपर 1, तो ये पेपर 1 का है, आप पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बना लेना। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। एंड आज के लिए सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए, अगर अच्छे से क्लियर हो गए, दिमाग में बैठ गए, लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको मंथली पैकेज ज्वाइन करना है तो आप मंथली पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली बेसिस पर पीडीएफ मिलती है लेक्चर्स की। आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स इतने ज्यादा आते हैं कि अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाने लगेंगे तो आपका पूरा दिन निकल जाएगा, तो फिर आप जनरल स्टडीज के लिए प्रिपेयर करने का आपके पास टाइम बचेगा नहीं। तो यहाँ पर स्मार्टली खेलो, मैंने जो कॉस्ट रखी है वो आप ही लोगों के लिए इसलिए रखी है कि आप आसानी से, काफी सारे स्टूडेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो अफोर्ड भी कर पाए। पूरे महीने की कॉस्ट है मिनिमम 100 रुपीज, उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, संडे के दिन एमसीक्यू फॉर्मेट में पीडीएफ आती है, यानी कि करंट अफेयर्स आते हैं, वो भी आपको मिलती है। और एक वीकली कंपाइलेशन मिलता है, यानी कि एक सिंगल पीडीएफ पूरे हफ्ते की। सेम वैसे ही एक मंथली कंपाइलेशन मिलता है, एक सिंगल पीडीएफ पूरे महीने की। और इतना ही नहीं, एक प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ भी मैं आपको देता हूं, जिसको आप प्रिंट आउट करा सकें और अपने पास जो है वो हार्ड कॉपी के तौर पर रख सकें।
राइट। और ये प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ जो होती है वो काफी कम पेजेस की होती है, क्योंकि डेली के जो लेक्चर्स होते हैं वो 30-40 पेजेस के अराउंड होते हैं, उसको प्रिंट आउट कराना तो डिफिकल्ट टास्क है और काफी कॉस्टली भी पड़ जाता है। तो इसलिए ये प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाती है जिसको आप प्रिंट आउट करा सके। तो इतनी सब कुछ चीजें जो है वो आपको मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ में मिलती है। बट इसको लेने से पहले आपको एक प्रॉमिस करना रहता है। प्रॉमिस ये है कि जैसे ही आपको पीडीएफ मिलती है, जिस तरीके से मिलती है उस तरीके से आपको पढ़ना है। अगर रेगुलर पीडीएफ मिल रही है, सुबह ध्यान से सिर्फ लेक्चर को देखो, फिर अपने जनरल स्टडीज को प्रिपेयर करो। रात में सोने से पहले आप ये पीडीएफ पढ़ लेना, ये आपका टास्क रहेगा। आपको डेली पीडीएफ आपको इसीलिए दी जाती है रेगुलरली, बिना आपको वेट कराए कि आप पढ़ें रात में कंप्लीट करने के बाद। वीकली आपको इसलिए दिया जाता है कंपाइलेशन, एक सिंगल पीडीएफ पूरे हफ्ते की, कि आप वीकली रिवीजन करें। तीसरी आपको इसलिए दी जाती है कि आप पूरे महीने का रिवीजन करें। और यकीन मानना, अगर ये 3 चीज कर ली तो आप टॉप 10,000 स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे यूपीएससी के अंदर। और टॉप 10,000 का मतलब ये है कि आप मेंस लिखने वाले हैं। अगर आपने रेगुलरली 1 साल तक ईमानदारी से ये मेरी बताई गई पूरी चीजें फॉलो कर ली, एग्जाम क्रैक होगा, ये मैं गारंटी देता हूं लिख के। और लिखा ही रहता है आपके स्टार्टिंग में वीडियो में। और यकीन ना आए, वो यकीन क्या, अभी तो सिलेक्शन ही बोल देंगे और स्टूडेंट्स को खुद को पता लग जाएगा बेचारा, जो मुझे काफी समय से फॉलो कर रहे हैं 4 अक्टूबर के क्वेश्चन पेपर को देख के। चलो एनीवेज, क्योंकि अपन जो पढ़ाई करते हैं वो सिविल सर्विसेज पर्सपेक्टिव से ही करते हैं स्पेशली, और जो मैं आपको होमवर्क देता हूं, जो डायरेक्शंस देता हूं, क्योंकि सिविल सर्विसेज के अंदर पूरी चीज डिफाइंड है, सिलेबस में लिखी हुई है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको एग्जाम क्रैक करना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। और मैं ये जो पूरा कंटेंट बनाता हूं आप लोगों के लिए, वो क्रैक करने के पर्सपेक्टिव से ही बनाता हूं। चलो एनीवेज, अब समय नहीं लूंगा। आप दिसंबर तक एक साथ चाहे तो पेमेंट भी कर सकते हैं। जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2020 की अगर आपको मैगजीन चाहिए तो उसकी कॉस्ट मात्र 300 रुपीज है, पूरे 7 महीने की कॉस्ट। और नीचे आप डिस्क्रिप्शन पर देखेंगे तो एक आपको लिंक दिख जाएगी, इस लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कैसे आपको ये पीडीएफ मिलेगी। और नीचे अगर आपको मंथली पैकेज लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर पूरे पेमेंट डिटेल्स लिखी हुई है, पूरे स्टेप्स लिखी हुई है कि कैसे आपको ये मंथली पैकेज जो है वो मिलेगा, राइट। और चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी हिट कीजिएगा। और टेलीग्राम पर भी सेम नाम से चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरे नाम को सर्च करके। अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।